आज से हम एक ऐसी सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसे कि नोवेल्स की कैटेगरी में बिग थ्री की तरह कंसीडर किया जाता है। काफी सारे बंदे इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अगर तुम एकदम ही नए हो तो सिंपली अभी से इसे मास्टरपीस मान लो और वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि ये जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, यही नाम है इस मानवा का जिसका मेन कैरेक्टर है क्लेन मोरेटी। क्लेन मोरेटी इस बंदे का नया नाम है जिसका पुराना नाम था जो मिंगरू। जो मिंगरू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, इसे एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि इस बंदे की बॉडी चेंज हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं इसकी आत्मा किसी और की बॉडी में एंटर हो चुकी है। ये बंदा अब क्लेन मोरेटी बन चुका है और क्लेन मोरेटी के ही घर में है। ये बंदा काफी परेशान है और बस यही सोचे जा रहा होता है कि इसके साथ ये सब क्या और कैसे हुआ है। तभी इसे याद आता है, ये बंदा काफी अनलकी था। इसी कारण से लक को बढ़ाने के लिए एक बुक की मदद लेकर एक रिचुअल परफॉर्म करता है। इसीलिए अब इस बंदे को लग रहा है इसके साथ जो कुछ भी ये हो रहा है उसी रिचुअल का नतीजा हो सकता है। तभी अचानक से इस बंदे का सिर दर्द होता है और इसके दिमाग में क्लेन मोरेटी की मेमोरीज आने लग जाती हैं। ये मेमोरीज पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं होती, लेकिन इस बंदे को बेसिक आइडिया तो लग ही जाता है कि आखिर क्लेन मोरेटी है कौन। क्लेन मोरेटी टिंगन सिटी से है, जो कि एवा कंट्री में मौजूद है। क्लेन की फैमिली में फिलहाल सिर्फ 3 मेंबर हैं। क्लेन का बड़ा भाई और क्लेन की एक छोटी बहन। क्लेन का बड़ा भाई एक कंपनी में क्लर्क की जॉब करता है। इन दोनों को वही संभालता है और इनके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। क्लेन ने अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री के साथ की है, इसी कारण से इस बंदे को पुरानी लैंग्वेजेस का काफी नॉलेज है। इसके बाद ये बंदा एक बुक को देखता है जिसके अंदर लिखा होता है सभी लोग मारे जाएंगे, और मे बी जो भी ये मंजर इस बंदे के साथ हो रहा है उसी कारण से ये काफी हैरान है। तभी इसे अचानक से रियलाइज होता है इसकी खोपड़ी पर एक छेद है जो कि एक गन से किया गया है, यानी कि दोस्तों क्लेन ने सुसाइड वगैरह किया है। दोस्तों, अभी से अपन इस बंदे को क्लेन कह के बुलाने वाले हैं क्योंकि इसी बंदे की ये नई आइडेंटिटी है। क्लेन अपने मन में कहता है, आखिर मैं मरा कैसे? यहां पर एक गन तो है, लेकिन ये एक मर्डर भी हो सकता है क्योंकि ये फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है कि मेरे पास गन खरीदने के पैसे कहां से आ सकते हैं। और अगर ये किसी तरह से मर्डर है तो मेरे जैसे लोअर क्लास ग्रेजुएट की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अगले सीन में क्लेन अपने चेहरे और रूम को साफ कर लेता है। इस बंदे के सिर पर जो बुलेट का निशान था वह भी अपने आप हील होकर गायब हो जाता है। यह बंदा गन को देख रहा होता है। तभी इसकी छोटी सिस्टर इस रूम में आ जाती है। इस लड़की का नाम मेलिसा है, जो कि सिर्फ 16 साल की है और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती है। क्लेन फटाक से गन को छुपा लेता है और कहता है अपने फादर की घड़ी इसने दोबारा से काम करना बंद कर दिया है। मेलिसा इस घड़ी को ले लेती है और फटाक से रिपेयर कर देती है, क्योंकि मेलिसा एक मैकेनिकल स्टूडेंट है और इसे मैकेनिक्स में काफी इंटरेस्ट है। दोस्तों, ये वाला जो वर्ल्ड है थोड़े पुराने टाइम में बसा है, लेकिन ज्यादा भी पुराना टाइम नहीं है। बेसिक टेक्नोलॉजी तो इन लोगों के पास भी आ चुकी है। मेलिसा कहती है, क्लेन जल्द ही तुम्हारा इंटरव्यू है और घर का सामान लाना मत भूलना। मेलिसा अच्छे से क्लेन को सब कुछ समझा देती है और यहां से चली जाती है। क्लेन अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है मैं एक और बार को एनहांस करने की रिचुअल करूं और मैं अपनी जगह पर वापस चला जाऊं। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं क्लेन मार्केट में चला जाता है जहां पर काफी भीड़ मौजूद होती है। क्लेन खुद से कहता है, जल्द मुझे खाने का सामान लेकर घर वापस लौटना चाहिए ताकि मैं लक रिचुअल परफॉर्म करूं और अपने वर्ल्ड में वापस लौट पाऊं। वैसे कितनी अजीब बात है, भले ही मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूं, लेकिन यहां पर भी मैं गरीब ही हूं। यह सब सोचते हुए क्लेन एक दुकान के अंदर एंटर हो जाता है खाने का सामान खरीदने के लिए। इस दुकान की जो ओनर है इनका नाम है मिसेज स्माइरन, जिसे कि क्लेन अपनी मेमोरीज की वजह से पहले से ही जानता है। स्माइरन क्लेन से काफी अच्छे से बात करती है और जो कुछ भी क्लेन मांगता है स्माइरन उसे दे देती है। क्लेन कहता है, यह क्या? 2 महीनों पहले तक तो यह सामान 15 पेंस का आता था और कुछ दिनों पहले 11 पेंस का, लेकिन आप सिर्फ 9 पेंस ही ले रही है। स्माइरन कहती है, इस बात के लिए तुम्हें उन लोगों का शुक्रिया करना चाहिए जो कि हड़ताल में थे और ग्रेन एक्ट लागू हुआ। अगले सीन में अपन देखते हैं क्लेन वापस घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक जोकर सर्कस आने के लिए कहता है। क्लेन अपने मन में कहता है, कल रात को सर्कस है, मेलिसा को यह पसंद आ सकता है, लेकिन पता नहीं टिकट कितने का होगा।
क्लेन के इतना कहते ही यहां पर एक फॉर्च्यून टेलर आ जाती है जो कि क्लेन से कहती है उसका नसीब देखने के लिए। क्लेन मना कर देता है, लेकिन फिर भी यह कहती है मेरी टैरेट डिवाइनेशन काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसा सुनते ही क्लेन अपने मन में कहता है, क्या इसने अभी टैरेट कहा? यह तो सेम वैसा ही नाम है जो कि अर्थ पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो ये टैरेट शब्द है, ये कार्ड्स की एक मेथड होती है जिससे कि किसी का भी नसीब देखा जाता है। क्लेन को रियलाइज होता है ये टैरेट कार्ड्स ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि पुराने टाइम से चली आ रही हो, बल्कि इन्हें तो लगभग 170 साल पहले रोजेल गस्टा ने इन्वेंट किया था। दोस्तों, रोजेल गस्टा वो इंसान है जिसने कि स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया है। रोजेल के कारण से यहां पर बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसी कारण से रोजेल को इस जगह पर पावर मिली, और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए रोजेल ने कई सारे नेशंस पर हमला किया और उन्हें अपने अंडर में कर लिया। जब रोजेल के पास पावर नहीं थी, यहाँ के नेशन का नाम एंटिस रिपब्लिक हुआ करता था। लेकिन जब रोजेल की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई, उसने नेशन का नाम चेंज करके सीजर एम्परर रख दिया। रोजेल को अपनी लाइफ में आगे सन 1198 में कई सारे लोगों ने मिलकर धोखा दिया और जान से मार दिया। क्लेन के दिमाग में यही सारी बातें घूमने लग जाती हैं, और यह बंदा हैरान इसलिए है क्योंकि इस बंदे को डाउट है रोजेल अगस्ता भी इस दुनिया में सेम उसी तरीके से आया था जैसे कि आया है। क्लेन इस फॉर्च्यूनर की बात मान जाता है और फॉर्च्यून देखने के लिए तैयार हो जाता है। यह लड़की इन टेरेट कार्ड्स को शफल करवाती है और कहती, मैं किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ भी दिखा सकती हूँ। फॉर्च्यूनर क्लेन के सामने तीन तीन कार्ड्स रख देती है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है। क्लेन क्यूरियस हो जाता है और सबसे पहले प्रेजेंट वाले को ओपन करवाता है, जिसके अंदर निकलता है फूल। दोस्तों, ये सीरीज क्या कहना चाहती है? अपना मेन कैरेक्टर बेवकूफ है, फूल है। क्लेन अपने मन में कहता है टेरेट कार्ड्स में फूल का मतलब नंबर 0 होता है, यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत। क्या इसका मतलब यह हो सकता है मेरी शुरुआत होने वाली है जिसकी की पॉसिबिलिटीज अनगिनत है? इतने में यह फॉर्च्यूनर दूसरा कार्ड खोलने वाली होती है। लेकिन भाई साहब, यहां पर असली फॉर्च्यूनर आ जाती है, और यह लड़की तो सिर्फ एक एनिमल ट्रेनर है। फालतू में ही क्लेन को फॉर्च्यून दिखाने के लिए बैठ गई है। जाते जाते ये लड़की क्लेन से कहती है, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कभी कभी मेरी डिवाइनेशन सचमुच में बहुत ही एक्यूरेट होती है। इसके बाद क्लेन भी यहां से चला जाता है क्योंकि ये फॉर्च्यूनर फॉर्च्यून के बदले में पैसे मांग रही होती है। घर जाते हुए क्लेन अपने मन में कहता है पैसों की तो काफी तंगी है, मुझे बेंसन के लिए बुरा फील हो रहा है। दोस्तों, बेंसन क्लेन के बड़े भाई का नाम है जो कि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ है। क्लेन आगे कहता है, खैर मेरा काम तो हो चुका है, अब मुझे घर वापस जाकर लक रिचुअल को परफॉर्म करना चाहिए। अगले सीन में अपन देखते हैं क्लेन सारी तैयारी कर लेता है रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, और मंत्र भी फटाक से बोल देता है। ऐसा करते ही अचानक से क्लेन के सिर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, जैसे कि कोई इसके सिर में कील ठोक रहा हो। और अपन देखते हैं ये बंदा एकदम ही किसी नई जगह पर चला जाता है। ये जगह काफी अजीब होती है, इसी कारण से क्लेन परेशान हो रहा होता है। तभी अपन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये लड़की भी एक मिरर के सामने बैठी होती है, जिससे कि ये मंत्रों की मदद से अवेकन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लड़की कहती है, पापा ने मुझसे झूठ कहा, उन्होंने बताया था कि ये मिरर एक डार्क एम्पर का है जो कि एक काफी बड़ा खजाना है। ऐसा कहते हुए ये लड़की यहां से जाने लग जाती है, लेकिन अचानक से ये देखती है इस मिरर से लाइट निकल रही है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन एक आर्क शिप के ऊपर एक नए बंदे को देखते हैं। इस बंदे के हाथ में एक क्रिस्टल होता है और ये क्रिस्टल भी सेम उसी तरह से चमकने लग जाता है। तभी अपन देखते हैं यह आदमी और वह लड़की सेम उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर क्लेन मौजूद है। ये तीनों ही लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी कोई आइडिया नहीं है आखिर इन लोगों के साथ ये हुआ क्या है। ये दोनों क्लेन से पूछते हैं आखिर यहां पर चल क्या रहा है, और ये दोनों लोएन भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लेन को अच्छे से आती है। क्लेन इनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है इन्होंने भी लक रिचुअल परफॉर्म करी और यहां पर पहुंच गए हैं? और अगर सचमुच में यही बात है तो मुझे अपने आप को रिवील करने की बजाय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। एक्चुअली में ये दोनों क्लेन को ठीक तरह से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहां पर काफी धुआं मौजूद है। क्लेन इन दोनों से कह देता है यहां पर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है।
ऐसा सुनकर ये लड़की अपने मन में कहती है, आखिर किस तरह का अटेम्प्ट, और ये इंसान और मेरे साइड वाला इंसान है कौन? लड़की क्लेन से कहती है, सर क्या आपका अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं अपने घर जा सकती हूं? क्लेन अपने मन में कहता है, मैं भी इन दोनों को ठीक से नहीं देख पा रहा हूं और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए एक बात तो श्योर है, ये दोनों गेस्ट हैं और मैं इनका होस्ट हूं। क्लेन लड़की को जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं इसी मोमेंट पर तुम्हें वापस भेज सकता हूं। लड़की अपने मन में कहती है, इसकी बात से ऐसा लग नहीं रहा कि इसका कोई गलत इरादा है। फिर क्लेन से कहती है, यह काफी अच्छी बात है, मुझे इस तरीके की मिस्ट्रीज और सुपर नेचुरल चीजें पसंद हैं। एक्चुअली सर, मैं ये कहना चाहती हूं, अगर मुझे बियॉन्डर बनना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, बियॉन्डर का बेसिक मतलब होता है किसी भी नॉर्मल लिमिट को पार करके नई ऊंचाई पर पहुंच जाना। जिस तरह से ये लड़की पूछ रही है, इसका मतलब साफ है, ये लड़की इंसानी लिमिट्स को पार करके कोई जादूगरनी वगैरह बनना चाहती है। क्लेन इस बात कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, क्या यह अच्छी बात थोड़ी ना है कि मैं इस तरह से खड़े खड़े इन लोगों को जवाब देता रहूं? अगर मैं इस वर्ल्ड का होस्ट हूं तो मेरे पास कोई टेम्पल या फिर कम से कम टेबल चेयर वगैरह तो होनी चाहिए ताकि मैं इन लोगों से प्रॉपरली डील कर सकूं। क्लेन के ऐसा सोचते ही अचानक से अपन देखते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ जाती है और साथ ही साथ एक टेबल भी। ये चीजें सचमुच में आ गई हैं। ये देखकर खुद क्लेन भी हैरान हो जाता है। तीनों लोग चेयर्स पर बैठ जाते हैं। तभी यह अनजान आदमी लड़की से कहता है, क्या तुम लयन किंगडम से हो? अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें कोई चर्च ज्वाइन कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहां पर इस वर्ल्ड में दो चर्च काफी फेमस है। पहला एवरनाइट गॉडेस, दूसरा चर्च ऑफ गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। जो पहला वाला चर्च है, इसके साथ क्लेन की मदद भी जुड़ी हुई थी। जो दूसरा वाला चर्च है, यह रोजल गस्ता के टाइम से काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इस अनजान आदमी ने इस लड़की से कह तो दिया है कि किसी चर्च को ज्वाइन करके ये बियॉन्डर बन सकती है। फिर ये आदमी सीधे सीधे आगे कहता है, बियॉन्डर बन पाना कोई आसान बात नहीं होती। फिर भी कई सारे लोग बियॉन्डर हैं जो कि अंधेरे से लड़ते रहते हैं। फिलहाल के टाइम पर आयरन एज के कंपैरिजन में बियॉन्डर्स की तादाद काफी कम बची हुई है। लड़की कहती है, मिस्टर, इन बातों के बारे में मैं ऑलरेडी जानती हूँ। इनफैक्ट इनसे भी ज्यादा जानती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नाइट हॉक्स, पर्निशर और हाई माइंड के बारे में भी पता है। सामने वाला बंदा कहता है, लेकिन क्या तुमने किसी ऐसे बियॉन्डर के बारे में सुना है जो कि बिना कीमत चुकाए बियॉन्डर बना हो? अगर तुम चर्च ज्वाइन नहीं करना चाहती तो तुम्हें नोबल फैमिलीज की मदद लेनी होगी जिनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। ऐसी नोबल फैमिलीज पहले से ही काफी कम बची हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो फिर तुम्हें किस्मत को आजमाना चाहिए और उस इविल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना चाहिए जो कि शैडोज में छुपी रहती है। लड़की दुखी होकर कहती है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? आदमी काफी सोचते हुए कहता है, एक्चुअली मेरे पास 9 पोशंस की 2 रेसिपीज हैं। मैं श्योर हूं तुमने इनके बारे में सुना होगा। अगर तुम बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें पोशंस के ऊपर निर्भर रहना होगा। पोशंस के नामों को ब्लास्फेमस लेट से लिया गया है और आगे जाकर इन नामों को और भी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पोशंस के नामों के जरिए ही पता चलता है पोशन की एबिलिटी क्या है। मेरे पास जो पोशंस है उनमें से एक का नाम है सेलर। यह तुम्हें फ्री होकर चलने की एबिलिटी देता है। फिर मैटर नहीं करता तुम शिप के ऊपर हो या फिर तूफान के बीच में, तुम काफी आसानी से चल सकते हो। इसकी मदद से कम 10 मिनटों तक पानी के अंदर भी रहा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। दूसरे पोर्शन की मेरे पास रेसिपी है जिसे कि स्पेक्टेटर कहा जाता है। इससे तुम्हारी मेंटल एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे कि तुम लोगों के विचारों को भी पढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, एक स्पेक्टेटर सिर्फ एक स्पेक्टेटर होता है। स्पेक्टेटर वाला पोर्शन इस लड़की को अच्छा लगा होता है, इसी कारण से ये ट्रेडिंग करने के लिए कहती है। आदमी कहता है, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें मुझे कम से कम 100 मिलीलीटर घोस्ट शार्क का ब्लड देना होगा। लड़की कहती है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे वह फॉर्मूला दे दोगे और वह असली रहेगा? आदमी जवाब देता है, चिंता मत करो, जब तुम मुझे घोस्ट शार्क का ब्लड दे दोगी मैं तुम्हें फॉर्मूला भेज दूंगा या फिर यहीं पर बता दूंगा। और रही बात ऑथेंटिसिटी की, तो यहां पर ये मिस्टीरियस लॉर्ड बैठे हैं विटनेस की तरह।
ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है, प्लीज सर, हमारे विटनेस रहिएगा इस ट्रांजैक्शन के लिए। अरे हाँ सर, हमें बताइए कि हम आपको किस नाम से बुला सकते हैं। क्लेन सोचते हुए कहता है, तुम लोग मुझे कह सकते हो द फूल। दोस्तों, ये दोनों क्लेन को रिस्पेक्ट शो करते हैं और विटनेस बनने के लिए कहते हैं, और क्लेन मान जाता है। आदमी लड़की को एड्रेस दे देता है कि घोस्ट शार्क का बर्ड कहां पर पहुंचाना है। लड़की कहती है, ठीक है, वैसे मिस्टर फूल, क्या आप इसी तरीके से और भी अटेम्प्ट्स करने वाले हैं? तभी यह आदमी क्लेन से कहता है कि इन दोनों को भी अपने साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि भले ही क्लेन यहां पर ताकतवर आदमी है, लेकिन वह हर काम खुद से नहीं कर सकता। उसे साथियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। लड़की कहती है, मिस्टर फूल, ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, हम आपके काफी सारे कामों में काम आ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर क्लेन का मोटिव यही है। क्लेन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना चाहता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है ताकि वह अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सके। इसीलिए क्लेन मान जाता है और इन दोनों को टाइम दे देता है कि ये किस टाइम पर मिला करेंगे। ये लोग हर मंडे एग्जैक्ट 3 बजे वापस यहां पर आ जाया करेंगे। मिस्टर फूल, अब हम अक्सर मिला करेंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से हमें भी अपना कोड नेम सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए ये लड़की अपना नाम सोच समझकर रख लेती है, जस्टिस, क्योंकि जस्टिस भी टेरेट कार्ड का एक पत्ता होता है। और यह आदमी अपना कोड नेम रखता है हैंडमैन, यानी कि लटका हुआ आदमी। जस्टिस इन तीनों की टीम का भी नामकरण कर देती है, जो कि है। इसके बाद जस्टिस और हैंगमैन आपस में बातचीत करने लग जाते हैं टेरेट कार्ड और रोजेल के बारे में। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्यों ये लोग रोजेल को रसेल नाम से बुला रहे हैं। जस्टिस बताती है, एम्परर रसेल ने एक और कार्ड सेट को इन्वेंट किया था जिसमें 22 टीस कार्ड्स थे। उन्हीं 22 कार्ड्स की मदद से 22 मेजर कार्ड्स बनाए गए हैं जिन्हें कि अपन टेरेट गेम में इस्तेमाल करते हैं। हैंग्ड मैन कहता है, हाँ, यह बात सच है। कहा जाता है एम्परर रसेल ने एक बार ब्लास्फेमस लेड को देख लिया था और कहा जाता है उन्हीं 22 कार्ड्स में 22 डिवाइन रास्तों की मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। ये दोनों अपनी बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में क्लेन के सिर में दर्द होने लग जाता है। इसी कारण से क्लेन इस गैदरिंग को खत्म कर देता है, क्योंकि क्लेन ज्यादा देर तक इस जगह और इन दोनों से कनेक्शन को मेंटेन नहीं रख सकता है। दोनों जन कहते हैं, मिस्टर फूल, जैसा आप कहे, हम अगली गैदरिंग का इंतजार करेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं क्लेन वापस अपने घर में पहुंच जाता है। रियल वाले घर में नहीं, क्लेन के ही घर में। क्लेन के साथ जो कुछ भी हुआ, क्लेन को सब कुछ सपने की तरह लग रहा है, क्योंकि क्लेन इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। क्लेन सबसे पहले यह चेक करता है दोनों ही वर्ल्ड में टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम स्पीड पर चलते हैं। क्लेन कहता है, कितनी हैरानी की बात है, हम तीनों ने ऐसे बात करी जैसे कि हम किसी ऑनलाइन चैट रूम के अंदर बैठे हो। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं अर्थ पर जल्दी लौट पाऊंगा। आज से इस जगह पर कोई भी जो मिंगरू नहीं है, मैं यहां पर सिर्फ क्लेन हूं। अगर क्लेन के ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट होता है उस आदमी के ऊपर, जो कि कहता है, तो मैं वापस आ गया हूं। और अपन देखते हैं इस बंदे ने जिस क्रिस्टल को पकड़ के रखा होता है, वह क्रिस्टल टूट जाता है और उसके हाथ में एक मार्क बन जाता है। अगले सीन में अपन देखते हैं हैंग्ड मैन शिप के अंदर चला जाता है और शिप के कैप्टन से मिलता है। कैप्टन चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारी मांग पूरी नहीं करने वाला। इसी कारण से हैंग्ड मैन कैप्टन का गला पकड़कर इसे दीवार में दचड़ देता है और इसे जान से मार देता है। साथ ही साथ इसकी बॉडी को शिप से बाहर फेंक देता है। तभी एक बंदा आकर कहता है, क्या हुआ? हैंग्ड मैन कहता है, कैप्टन भाग गया है और उसके पास कुछ बियॉन्डर पावर्स बची हुई हैं। दोस्तों, हो सकता है वो कैप्टन अभी भी जिंदा है उसकी पावर्स के कारण से, या फिर हैंग्ड मैन झूठ बोल रहा है। उसके बारे में भूल जाओ। वैसे भी हमें तो हमारा इनाम मिल जाएगा इस भूतिया शिप को डूबने के बदले में। वैसे भी अगर ये तूफान इसी तरह से चलता रहा तो कैप्टन बाहर जिंदा नहीं बचने वाला। अब एक नया एरा शुरू हो चुका है। हैंग्ड मैन के ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है जस्टिस के ऊपर, जो कि अपने रूम में बैठी होती है। अपन लोग देखते हैं जस्टिस के सामने वाला मिरर भी टूट जाता है और जो कुछ भी जस्टिस के साथ हुआ है, इससे ये काफी ज्यादा खुश है। तभी यहां पर एक मेड आ जाती है जस्टिस को तैयार करने के लिए, और देखते ही अपन कह सकते हैं दोस्तों, जस्टिस काफी ज्यादा रिच फैमिली से है। जस्टिस को एक ड्रेस पसंद होती है जो कि जस्टिस पहनने के लिए कहती है, लेकिन मेड मना कर देती है क्योंकि जस्टिस ऑलरेडी उस ड्रेस को एक बार पहन चुकी है।
अगर दोबारा से पहनेगी तो लोगों को लगेगा इनके पास पैसों की कमी हो चुकी है। दोस्तों, भले ही ये बात सुनने में फनी लगे, लेकिन जो बहुत ही रिच या फिर प्रिंसेस वगैरह होती हैं, उन्हें ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण से जस्टिस किसी दूसरी ड्रेस को पहन लेती है। तभी यहां पर जस्टिस के फादर आ जाते हैं। एक्चुअली में जस्टिस होल फैमिली से है, जो कि बेकलून सिटी में है, और बेकलून सिटी लायन किंगडम की कैपिटल है। जस्टिस के फादर कहते हैं बेकलून के सबसे कीमती गहने चलने का टाइम हो चुका है। जस्टिस कहती है फादर, मुझे ये सब मत कहिए। जस्टिस के फादर कहते हैं ठीक है फिर ब्यूटीफुल प्रिंसेस, चलने का टाइम हो चुका है। ऐसा कहते हुए जस्टिस के फादर अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा देते हैं। जस्टिस कहती है नहीं, मैं आपके राइट साइड में रहना चाहती हूं। वो जगह मिसेज होल की है और मैं अपनी प्यारी मदर से उनकी जगह छीनना नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए ये लोग यहां से चले जाते हैं। ये दोनों साथ में एक जगह पर चले जाते हैं जिसका नाम है ओक आइलैंड, और यहीं पर रॉयल नेवी बेस भी मौजूद है, जहां पर जस्टिस अपनी आंखों के सामने देखती है आयरन क्लेड वॉरशिप, जो कि काफी खतरनाक लग रही है। और इसी के एग्जैक्ट ऊपर हवा में जस्टिस को दिखाई देती है एक एयरशिप जो कि किंग की है। ये एयरशिप नीचे आ जाती है और यहां पर एंट्री होती है लायन किंगडम के किंग की, जिनका नाम है जॉर्ज थर्ड। जस्टिस किंग के सोल्जर्स को देखकर अपने मन में कहती है आखिर आज के टाइम पर भी ये सोल्जर्स इतने भारी भरकम आर्मर क्यों पहनते हैं। तभी जस्टिस की नजर लायन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर पर पड़ती है, जिनका नाम है ओगेसिड नेगन। प्राइम मिनिस्टर इस वॉरशिप के बारे में कह रहे होते हैं कि इस वॉरशिप के कारण से हिस्ट्री में बदलाव आएगा। ये वॉरशिप 101 मीटर लंबी और 21 मीटर चौड़ी है, जिसका आर्मर बेल्ट 457 मिलीमीटर मोटा है। इसके अंदर कई सारी अलग अलग ताकतवर गन्स मौजूद है और स्पीड पूरे 100 नोट्स तक पहुंच सकती है। इसका कोई मुकाबला नहीं है, यह समुद्र के ऊपर राज करने वाली है। फिर यह प्राइम मिनिस्टर किंग के सामने झुककर कहता है योर मैजेस्टी, प्लीज इसे कोई नाम दीजिए। किंग इस वॉरशिप का नाम प्रिडिट्स रखते हैं, क्योंकि यह शिप अपनी जर्नी प्रिडिट्स हार्बर से शुरू करने वाली है, जो कि इसी जगह का नाम है। यहां पर मौजूद सभी लोग प्रिडिट्स के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है वो 7 पायरेट्स जो कि अपने आप को एडमिरल्स कहते हैं और 4 पायरेट्स जो कि अपने आप को किंग कहते हैं, आज से उनका खेल खत्म होने वाला है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय हमसे डरने के। उन पायरेट्स का एरा बहुत बहुत जल्द खत्म होने वाला है। भले ही उन लोगों के पास बियॉन्डर पावर्स, घोस्ट शिप और कर्सिड शिप्स हैं, लेकिन ये आयरन क्लेड वॉरशिप अकेली है जो कि समुद्र पर राज करने वाली है। तभी एक बंदा पीछे से कहता है लेकिन माय लॉर्ड, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग भी अपनी आयरन क्लेड वॉरशिप्स बना लें। ये सुनकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लग जाते हैं कि अगर पायरेट्स के पास भी ऐसी शिप्स आ गई तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तभी प्राइम मिनिस्टर ओगेसिड नेगन कहता है अगर पायरेट्स भी आयरन क्लेड वॉरशिप्स बनाने लग गए तो हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना होगा। हमें साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी और बियॉन्डर आर्ट्स, इन तीनों पर लगातार काम करते रहना होगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम यूनिटी के साथ, लॉजिक के साथ और ह्यूमन प्रोग्रेस के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। किंग जॉर्ज थर्ड मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ समुद्र पर ही नहीं बल्कि स्काई और ग्राउंड, हर जगह पर राज करना है। और यह शुरुआत प्रेडिट्स से हो चुकी है। दोस्तों, यहां से साफ दिखता है कि लायन किंगडम सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है। जस्टिस इस पूरी बात को देखकर समझ जाती है कि इस न्यू वॉरशिप के पीछे सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रेटेजिक वार पॉलिसी छुपी हुई है। जस्टिस अपने मन में कहती है यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं, एक डिक्लेरेशन है आने वाले टाइम का। अब सीन शिफ्ट होता है वापस क्लेन के ऊपर। के हाथ पर जो 4 डॉट्स बने थे वो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्लेन सोच रहा होता है ये डॉट्स आखिर बने क्यों थे? क्या ये उसी खाने की वजह से थे जो मैंने लक रिचुअल के चारों कोनों में रखा था? दोस्तों, क्लेन की लक रिचुअल का एक प्रोसेस होता है जिसमें 4 अलग अलग चीजें चारों कोनों में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अब क्लेन के दिमाग में एक नया डाउट आ गया है, क्या अब मुझे खाना रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्लेन थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अननेचुरल है। इसके बाद क्लेन की आंख लग जाती है और पूरे 3 घंटों बाद उठता है। उठते ही वह बोलता है उफ, ये कैसी जिंदगी है। ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड, लंच में भी ब्रेड, और सिर्फ डिनर के टाइम पर ही थोड़ा बहुत मीट मिल पाता है। क्लन बढ़िया से आलू तैयार करके खा लेता है। क्लन खुद से कहता है अब जाकर जान में जान आई है।
उस रिचुअल के कारण काफी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि मुझे भी एक बियॉन्डर बनना होगा, जिसके बारे में जस्टिस और हैंग्ड बात कर रहे थे। मेरे लिए किस्मत की बात है कि कर्न को डायरी लिखने की आदत थी, जिससे कि मुझे कर्न की टूटी फूटी मेमोरीज की और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा मुझे कर्न की मिस्ट्री भी सॉल्व करनी है कि आखिर उसने सुसाइड किया था या फिर उसके साथ कुछ और हुआ था। यही सब सोचते हुए ये बंदा क्लन की डायरी पढ़ने लग जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है। ये बात 29 मई की है, जब एक लड़का जिसका नाम वेल्च था, वो मिलता है क्लन और नाया नाम की लड़की से। वेल्च के हाथ में एक बुक लगी होती है जो कि फोर्ट एपोच की है, जिसके अंदर फोर्ट एपोच की काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। दोस्तों, यहां पर एपोच का मतलब है हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो फिलहाल इन लोगों का टाइम है। यानी कि जिस काल में ये लोग जी रहे हैं उसे आयरन एज कहा जाता है, और इस आयरन एज के जस्ट पहले ही फोर्ट एपोच था। दोस्तों, यहां पर ईयर्स तो नहीं दिखाए गए हैं कि फोर्ट एपोच कितने सालों पहले गुजर चुका है, लेकिन विल्च को जो डायरी मिली थी वह उसे आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए वह नाया और क्लन से मदद मांगता है। क्लन तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी ऐसी ही चीजों में इंटरेस्ट है। यह वाला क्लन यानी कि जोमिंग कहता है, लेकिन फोर्ट एपोच तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। फोर्ट एपोच के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जानता है। सारी ही इंफॉर्मेशन 7 मेजर चर्चेस की तरफ से दी गई है, जो कि थियोरेटिकल बातें हैं। फिलहाल के टाइम पर हम सिर्फ सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी और ट्रांस एम्पायर के बारे में ही जानते हैं। क्लन एक हिस्ट्री स्टूडेंट था। इसी कारण से जैसे ही उसे पता चला कि फोर्ट एपोच के बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एक मिनट रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लन को फोर्ट एपोच के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि उसकी डेथ का कारण बन गई? यह सोचकर क्लन काफी हैरान हो जाता है और फटाक से पेज पलटकर और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। 24 जून की बात है। नाया खन को बताती है कि इन लोगों ने कुछ नया डिस्कवर किया है। इसी कारण से खन खुद जाकर देखने का डिसाइड करता है। इसी के अगले दिन यानी कि 25 जून की बात है, खन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। खन को पता चलता है हॉर्नेसिस माउंटेन्स, जिसकी पीक ऊंचाई 6000 मीटर ऊंची है, वहां पर एक पूरा का पूरा नेशन बसा हुआ था, जिसका नाम था नेशन ऑफ एवरनाइट। क्लन के लिए यह हैरानी की बात है कि एक पूरा का पूरा नेशन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कैसे सरवाइव कर सकता है। इसी के एकदम लास्ट पेज पर क्लन खुद से सवाल पूछता है, क्या ये सब अजीब चीजें असली हैं? यानी कि दोस्तों, इसका मतलब साफ है, क्लन को कुछ ऐसी चीजें दिखी थी जो कि उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। लास्ट वाले पेज पर डेट 26 तारीख लिखी हुई है और जोमिंग इस वर्ल्ड में 28 तारीख को आया है। इसीलिए जोमिंग सोच रहा होता है, जरूर से कहीं ना कहीं पर 27 तारीख की इंफॉर्मेशन भी लिखी होगी। तो उसे वो लाइन याद आती है जो कि उसने आते ही देखी थी, जिसमें लिखा था सभी लोग मारे जाएंगे। और मैं भी जोमिंग अपने मन में कहता है, तो मेरे पास इतने ही क्लूज हैं जिन्हें कि मैं ढूंढ सकता था। वैसे जब मैं ये सब जान चुका हूं, मेरे हिसाब से कल को जॉब हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इस दुनिया में इस टाइम पर यूनिवर्सिटीज पहले से ही काफी कम और काफी दूर दूर पर मौजूद हैं, जिस कारण से यूनिवर्सिटीज को नोबल्स और काफी रईस लोग ही अटेंड कर सकते हैं। इसी कारण से अगर कल जैसा कोई कॉम्बिनर किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है, भले ही बाद में वह फेल भी हो जाए, तब भी वह अपने सोशल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से जॉब लगवा सकता है। दोस्तों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कल्न की फैमिली तो काफी गरीब है, तो फिर कल्न ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कैसे किया? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कल्न के फादर आर्मी मैन थे, और जैसे ही उनकी डेथ हुई, कल्न की फैमिली को पेंशन मिली थी। उन्हीं पैसों के इस्तेमाल से कल्न का एडमिशन एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में हो जाता है। जोमिंग्रियो अपने मन में आगे कहता है, एग्जाम्पल के लिए वेल्च को ही लिया जा सकता है। वेल्च के फादर बहुत ही अमीर बैंकर है और वह मेरे और नाया के ही ग्रुप में था। इसका मतलब वह हमारी मदद काफी आसानी से कर सकता था। एक मिनट रुको जरा। हाँ, वेल्च, मुझे वेल्च से ही मिलना चाहिए और उसकी बुक को देखना चाहिए ताकि मुझे और भी क्लूज मिल सके। लेकिन अगर उस बुक का सचमुच में मुझसे कुछ लेना देना है, तो मैं दोबारा से बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं जाता, तो मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, और मैं इस मिस्ट्री को कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जोम इंग्रियो के ऐसा सोचते ही उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है बाहर पुलिस आई है। पुलिस वाले रूम के अंदर एंटर होते हैं और ये लोग कल्न को बताते हैं,
वेल्च मर चुका है। ऐसा सुनकर कलन को एक बड़ा झटका लगता है। फिर कलन नाया के बारे में पूछता है। पुलिसमैन बताता है नाया भी मर चुकी है। क्लन पूछता है क्या उन लोगों का मर्डर हुआ है? पुलिसमैन कहता है नहीं, एविडेंसेस के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया है। मिस्टर वेल्च ने अपने सिर को दीवार पर बहुत बार मारा था, जिससे कि दीवार पर खून के निशान मिले हैं। और मिस नाया ने अपने आप को बेसिन वाटर में डुबाकर मारा है। पोस्टमार्टम से पता चला है उन लोगों ने कोई भी ड्रग्स नहीं लिए थे और ना ही उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। हमें बताओ, तुमने मिस्टर वेल्च और मिस नाया को आखिरी बार कब देखा था? कलन इन पुलिस वालों को बता देता है कि ये तीनों मिलकर वेल्च की एक बुक पर स्टडी कर रहे थे और ये तीनों आखिरी बार 26 तारीख को मिले थे। कलन ने अभी भी इन पुलिस वालों से मेन बात छुपा ली है। तभी कलन की नजर पड़ती है। एक पुलिस वाला कलन की डायरी उठा लेता है। कलन अपने मन में कहता है ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इन्होंने तो मुझे सर्च वारंट भी नहीं दिखाया। रुको जरा, यहां पर तो जुडिशियल सिस्टम इतना इवॉल्व ही नहीं हुआ है। सर्च वारंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहां तक कि ये पुलिस का सिस्टम भी लगभग 15-16 साल पहले ही शुरू हुआ है। क्लन के ऐसा सोचते ही अपन देखते हैं ये पुलिस वाला क्लन की डायरी को पढ़ लेता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज पुरानी होती है जिससे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पुलिसमैन क्लन से कहता है कितनी अजीब बात है, आखिर इस लाइन का मतलब क्या है? क्लन अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूं? क्या मुझे झूठ बोल देना चाहिए? किसी भी चीज का सामना करने का यह बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। ऐसा सोचते हुए क्लन कहता है इसका मतलब तो मैं भी नहीं जानता। मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसी कारण से मैंने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूं। ऐसा सुनते ही एक पुलिसमैन चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है? तुम हमें बेवकूफ समझते हो जो हम तुम्हारी ऐसी बात पर विश्वास कर लेंगे? क्लन कहता है लेकिन मैं सच कह रहा हूं। तभी ये वाला पुलिसमैन कहता है हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन कुछ दिनों में यहां पर एक नई ऑफिसर आने वाली है जिसे कि सब कुछ पता चल जाएगा और वह तुम्हारी मेमोरीज भी वापस ले आएगी। क्लन अपने मन में कहता है कोई एक्सपर्ट आने वाली है जो कि मेरी मेमोरीज को वापस ला सकती है। क्या वो कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह है? अगर इन लोगों को मेरी मेमोरीज के बारे में पता चल गया तब मैं क्या करूंगा? पुलिसमैन कहता है ठीक है मिस्टर क्लन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिलहाल के टाइम पर आप टिंगम सिटी को छोड़कर नहीं जा सकते। आपको अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करना होगा, नहीं तो आप कानून की नजरों में गुनहगार होंगे। ऐसा कहते हुए ये पुलिसमैन यहां से जाने लग जाते हैं। क्लन अपने मन में कहता है क्या ये खत्म हो चुका है? ये लोग मुझसे और सवाल नहीं पूछने वाले या फिर मुझे टॉर्चर वगैरह नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए? इतने में ये पुलिसमैन रुककर कहता है कितनी अच्छी बात है, तुम काफी लकी हो। आमतौर पर अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है तो नॉर्मली सभी लोग ही मारे जाते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा कहते हुए ये पुलिसमैन यहां से चले जाते हैं। अचानक से क्लन अपने मन में कहता है एक मिनट रुको जरा, अगर ये मैटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये लोग मुझे पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो इन लोगों का इकलौता विटनेस हूं और इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा सोचते ही क्लन बाहर झांककर चिल्लाकर कहता है तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे है ना? मुझे उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगे। क्लन खुद से कहता है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता है ना, लेकिन मेरी एक्टिंग इतनी ज्यादा भी खास नहीं है। लगता है मुझे मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप कर सकूं। इसके बाद क्लन सबसे पहले गन को एक प्रॉपर जगह पर छुपा देता है और मेलिसा के घर आने का इंतजार करने लग जाता है। क्लन अपने मन में कहता है जब तक मेलिसा वापस आएगी और खाना बनाएगी 7:30 बज जाएंगे। इसीलिए क्लन खुद से ही खाना बनाने लग जाता है। और दोस्तों, मानो या ना मानो, मेलिसा के कंपैरिजन में यह बंदा सचमुच में एक बेटर कुक है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, तो मैंने दोनों के ही हाथों का खाना ट्राई किया हुआ है। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। से ही क्लन खाना बना लेता है। यहां पर मेलिसा की एंट्री होती है और क्लन के हाथों का खाना खाकर मेलिसा इंप्रेस हो जाती है। मेलिसा कहती है यह तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, कोई भी नहीं कह सकता कि यह तुमने पहली बार बनाया है। क्लन कहता है एक्चुअली मुझे ये डिश वेल ने बनाना सिखाई है। तुम्हें तो पता ही है उसके पास एक अच्छी कुक है। वैसे इस खाने के अलावा भी जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें और बेंसन को किसी रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा ताकि अपन और भी बेटर खाना खा सकें। मेलिसा कहती है
अरे हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू। तभी मेलिसा को डकार आ जाती है। क्लन हंसते हुए कहता है, इन्हें धोने का काम तुम्हारा है। मेलिसा कहती है, हाँ ठीक है, और फटाक से वह इन बर्तनों को धो देती है। इसके बाद मेलिसा क्लन से कहती है, अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। अगली सुबह क्लन जैसे ही नींद से उठता है, क्लन को पता चलता है बाहर कोई डन स्मिथ नाम का बंदा आया है। क्लन को पता चलता है डन स्मिथ उन्हीं पुलिसमैन में से एक का नाम है जो कि क्लन को कल मिलने आए थे। स्मिथ कहता है, हमारी बात एक टांगे वाले से हुई है जिसने कि यह बात कंफर्म की है कि 27 तारीख को, यानी कि जिस दिन मिस नाया और मिस्टर वेल्च की डेथ हुई है, उसी दिन तुम उनके घर से लौटे हो। ऐसा सुनते ही कर्न अपने मन में कहता है, मुझे भी यही लगा था। 27 तारीख को कर्न वेल्च के घर गया था। इसके बाद जैसे ही कर्न वापस अपने घर पे आ गया, कर्न, वेल्च और नाया तीनों ने ही सुसाइड कर लिया। कर्न स्मिथ से कहता है, लेकिन इससे यह थोड़ी ना साबित होता है कि नाया और वेल्च की डेथ के पीछे मेरा हाथ है। अगर मैं सच सच कहूं तो मैं खुद जानना चाहता हूं कि 27 तारीख को क्या हुआ था, क्योंकि मेरी खुद की मेमोरीज मिट चुकी हैं। प्रोबेबली तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी ये थोड़ी बहुत बातें मेरी डायरी से पता चली है। स्मिथ एक सबकी निगाह के साथ कहता है, तुम्हारा कंपोजर तो काफी मजबूत है। क्लन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई है, मेन बातें छुपा ली हैं। क्लन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैंने जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। स्मिथ पीछे मुड़कर कहता है, मिस्टर वेल्च की एक रिवॉल्वर गायब है और मुझे लगता है वो रिवॉल्वर मुझे यहां पर मिलेगी। आपको क्या लगता है मिस्टर क्लन, मेरी बात सही है ना? भाई, ये जो बंदा है डैन स्मिथ, काफी शार्प बंदा है। मेरे हिसाब से तो सच्चाई बताकर क्लन को इसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्लन का नजरिया भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि किसी पर भी ऐसे ही विश्वास करने से काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। स्मिथ की बात सुनते ही कर्न अपने मन में कहता है, तो वो गन वेल्च की है, और फटाक से अपने हाथों को ऊंचा करके स्मिथ को बता देता है कि उसने गन कहां छुपाई है। स्मिथ कहता है, क्या तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ और भी है? क्लन कहता है, हाँ है। 2 रात पहले अचानक से मेरी नींद खुली और मैं अपनी डेस्क पर पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सुसाइड किया है। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन बुलेट मुझे सही जगह नहीं लगी और मैं जिंदा बच गया। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी कुछ मेमोरीज गायब हो चुकी हैं, खास तौर पर 27 तारीख की। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन वेल्च के घर क्या हुआ था। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे सचमुच में कुछ याद नहीं। अब दोस्तों, खन ने अपनी साइड से सब कुछ बता दिया है, सिर्फ वर्ल्ड का चेंज होना और उनकी मीटिंग को छोड़कर। स्मिथ कहता है, अच्छा, मुझे भी इसी बात का अंदाजा था, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट पहले भी पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? क्लन कहता है, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। स्मिथ कहता है, यह मत समझना कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम अभी भी कड़ी शक की नजर में हो मिस्टर कन। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। क्लन कहता है, क्या एक्सपर्ट आ चुकी है? तुमने तो कहा था कि उन्हें आने में 2 दिन लगेंगे। स्मिथ कहता है, हाँ, वो समय से पहले आ चुकी है। क्लन कहता है, ठीक है, मुझे एक मैसेज छोड़ देने दो। ऐसा कहते हुए क्लन एक मैसेज लिखने लग जाता है, शायद से अपनी सिस्टर के लिए। मैसेज लिखते लिखते क्लन अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं बड़ी परेशानी में फंस सकता हूं। मैं पुलिस वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है उस एक्सपर्ट को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कहां से आया हूं? यही सब सोचते हुए क्लन मैसेज लिख देता है और स्मिथ के साथ बाहर आ जाता है। बाहर की साइड एक बच्चे के कारण भगदड़ मच जाती है, जो कि चोर होता है। क्लन फटाक से इसी मौके का फायदा उठाता है और स्मिथ की नजरों से भाग जाता है। क्लन अपने मन में कहता है, मैं इस सिटी से निकलकर बेकलून सिटी में चला जाऊंगा, जहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। वहां पर मैं आसानी से छुप सकता हूं। फटाक से क्लन यहां एक टांगे पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे सिटी से बाहर ले चलो। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन सोच रहा होता है, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। तभी अचानक से क्लन को कुछ रियलाइज होता है। क्लन चिल्लाकर गाड़ी वाले से कहता है, हम कहां जा रहे हैं? गाड़ी वाला कहता है, विल्च के घर। और भाई साहब, बेचारा क्लन देखता है कि ये इंसान तो स्मिथ ही है। भाई, जितना कि मैंने सोचा था, यह स्मिथ बंदा तो उससे ज्यादा तेज निकला। और ये देखकर क्लन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। कर्न तो आराम से अपने घर पर सो रहा होता है। जैसे ही कर्न की आंखें खुलती हैं, कर्न सबसे पहले टाइम देखता है।
जहां पर सुबह के 2:30 बजे हो रहे होते हैं। क्लन खुश होकर कहता है, थैंक गॉड, वह सब सपना था, और रूम से बाहर जाने लग जाता है। लेकिन तभी क्लन की नजर पड़ती है डन स्मिथ के ऊपर, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। स्मिथ अपनी कैप को निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरा नाम है डन स्मिथ और मैं एक नाइट हॉक हूं। ऐसा सुनते ही क्लन अपने मन में कहता है, क्या ये वही नाइट हॉक है, बियॉन्डर वगैरह जैसा, जिसके बारे में जस्टिस और हैंगमैन बात कर रहे थे? क्लन कहता है, क्या तुम मेरे ड्रीम्स को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे कि मुझे इस तरह का ड्रीम आया? स्मिथ कहता है, नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे ड्रीम में एंटर किया और तुम्हें जरूरी चीज दिखाई। जब भी कोई इंसान सपनों के अंदर होता है, तब वो अपने दबे हुए इमोशंस और विचारों को बाहर लेकर आता है। इसी कारण से उसे सब कुछ भगदड़ भरा और अजीब दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई उन्हीं के अंदर छुपी होती है, और उसी सच्चाई को मैं आसानी से पता कर सकता हूं। जैसे तुम होशो हवास में हो, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारे सपनों पर भरोसा है। खन अपने मन में कहता है, नॉर्मल इंसान अपने सपनों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैंने अर्थ के सपने देखे तो इसे पता चल जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको जरा, अभी मेरे सपने के दौरान मैंने सूझबूझ से काम लिया। मैंने कोई भी बात रिवील नहीं करी। क्या इस दुनिया में आने के कारण से मेरी मेंटल स्टेट के साथ कुछ स्पेशल हो गया है, या फिर कहीं इसका कारण भी वो लक एनहांसमेंट रिचुअल तो नहीं? ऐसा सब सोचते हुए कल कहता है, तो मिस्टर स्मिथ, आपको मेरी बात पर भरोसा हो चुका है कि मेरी मेमोरीज मिट चुकी है ना? स्मिथ सोचते हुए कहता है, क्या तुम्हें यह सब बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा? इससे पहले मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि बियॉन्डर पावर्स सचमुच में एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें तो लगता है कि वह लोग सपना ही देख रहे हैं। कर्न कहता है, हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रे कर रहा था कि ऐसी ही पावर्स के जरिए मेरी मदद हो सके। स्मिथ कहता है, काफी इंटरेस्टिंग बात कही इन्हें, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लक के कारण तुम जिंदा बचे हो। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह बात कि कंफर्म है, तुम्हारी मेमोरी सचमुच में गायब हो चुकी है। कन कहता है, तो क्या मैं वापस अपने घर जा सकता हूं? नहीं, तुम है अब अभी भी एक्सपर्ट से तो मिलना ही होगा। लेकिन क्यों? क्या तुम मेरा ड्रीम देखने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो? कल अपने मन में कहता है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उस एक्सपर्ट को हिप्नोसिस या फिर माइंड रीडिंग वगैरह आती हो तो मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। स्मिथ कहता है, ड्रीम्स के ऊपर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हम दोनों अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हैं। हो सकता है वो तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने में मदद कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए उस बुक के बारे में जिसके लिए तुम चिंता में थे। हमने मिस्टर वेल्च के घर को पूरी तरह से छान के रख दिया, लेकिन हमें वो फोर्थ इपॉच की नोटबुक कहीं पर भी नहीं मिली। मिस्टर वेल्च मर चुके हैं, मिस नाया भी मर चुकी है। तुम अकेले क्लू हो जो कि जिंदा बचे हो। खन अपने अपनी हैरानी की बात है, वह बुक भी गायब हो चुकी है। इससे पहले मैं लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। स्मिथ कहता है, चलो मेरे साथ वेल्च के घर, वहां पर एक्सपर्ट हमारा इंतजार कर रही है। खन अपने मन में कहता है, मैं भागना चाहता हूं, लेकिन बियॉन्डर्स नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, और मेरे ड्रीम के कारण यह इंसान पहले से ज्यादा चौकन्ना हो चुका है। एक और बात, डेफिनेटली इस आदमी ने अपने हाथ में गन पकड़ कर रखी हुई है। हम क्लेन और स्मिथ को देखते हैं जो कि वेल्च के घर जा रहे हैं। स्मिथ कहता है, सपने के आखिर में तुम भागे क्यों थे? तुम्हें किस बात का डर है? क्लेन कहता है, उस दिन की मेरी मेमोरीज मिट चुकी हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि नाया और वेल्च की डेथ के पीछे मेरा हाथ हो। इसी कारण से मैं डर गया था और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने भागने का डिसाइड किया और नई लाइफ शुरू करने वाला था। स्मिथ कहता है, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो शायद मैं भी यही करता। क्लेन कहता है, मिस्टर स्मिथ, अगर एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि मेरी मेमोरी सचमुच में जा चुकी है और मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो मैं जा सकता हूं, है ना? दोस्तों, जो ये स्मिथ नाम का ऑफिसर है, इसे अभी से अपन डन कहने वाले हैं। मगर क्यों? डन कहता है, हां, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे उस चौथे युग की नोटबुक को ढूंढने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर किसी तरीके का कर्स या फिर इविल स्पिरिट का कब्जा तो नहीं है। क्लेन कहता है कि यह चीज पहले किसी और के साथ भी हो चुकी है। डन कहता है, हाँ, कुछ सालों पहले की बात है। हमने एक केस को अटेंड किया था जो कि एक कल्ट से जुड़ा हुआ था।
वो कल्ट खुद के फॉलोअर्स से सुसाइड करवाता था, जिंदा बलि चढ़ाने के लिए। एक इंसान ने अपने होशो हवास को संभाला और उस कल्ट की हमारे पास रिपोर्ट कर दी। हमने उस केस को जल्दी से सॉल्व कर दिया और वह रिपोर्ट करने वाला इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। वो इंसान अपनी वाइफ और बच्चे के साथ खुशी खुशी जी रहा था, लेकिन इसी साल मार्च में वह मर गया। उसने अपने आप को फांसी लगा ली। ऐसा सुनकर क्लेन को हैरानी होती है। तभी अपन देखते हैं ये दोनों वेल्च के घर पर पहुंच जाते हैं। डन कहता है, मैं तुम्हें उस एक्सपर्ट के बारे में कुछ एडवांस में बताता हूं। यह एक्सपर्ट बाहर की जगहों पर काफी ज्यादा फेमस है। जो भी लोग स्पिरिट से बात कर सकते हैं, उनके कंपैरिजन में यह एक्सपर्ट एवा कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी बातें छद्मवेश डिसगाइज है, ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। क्लेन सरप्राइज होकर कहता है, तो फिर उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? डन कहता है, उसकी रियलिटी। असल में वह सचमुच में ही स्पिरिट से बात कर सकती है। दोस्तों, तुम में से कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे कि डन ने इस बात को घुमा फिराकर क्यों बोला। मतलब तो वही निकल रहा है, लेकिन नहीं, मतलब पूरी तरह से अलग है। भले ही ये लेडी फेमस है स्पिरिट मीडियम के तौर पर, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये लेडी सचमुच की एक स्पिरिट मीडियम है। और बाकी के आम लोग तो यही सोचते होंगे कि ये लेडी फेक है, ये आत्मा वगैरह से बात नहीं कर सकती। इस लड़की का नाम डाली है, जो कि कहती है, जेंटलमैन गुड इवनिंग। डन कहता है, डाली, क्या तुम्हें कुछ भी पता चला? डाली कहती है, ओरिजिनल आत्माएं ऑलरेडी यहां से जा चुकी हैं, वेल्च और नाया की भी। डन कहता है, डाली, ये क्लेन मोटी है, कोशिश करो इसके अंदर से कुछ पता करने की। क्लेन थोड़ा घबराकर अपने मन में कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर इन लोगों को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, तब क्या होगा? मेरे पास उम्मीद के अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। डाली दो पोर्शंस को क्लेन के सामने करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमारे कोई दुश्मन नहीं हो, है ना? इसीलिए मैं तुम्हें रफ ट्रीट नहीं करना चाहती। अगर मैं तुम्हें रफली ट्रीट करती हूं, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, तुम्हें दर्द भी फील होगा, और साथ ही साथ फ्यूचर में और भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं तुम्हें कुछ फ्रेग्रेंसेस दे रही हूं, जिससे कि तुम्हें जेंटल और स्मूथ फील होगा। इससे तुम्हारी बॉडी लूज हो जाएगी, फिर तुम उस फीलिंग में डूब जाओगे। ऐसा सुनकर क्लेन अपने मन में कहता है, ये इतना अजीब क्यों सुनाई दे रहा है भाई? जैसे कि ये डाली बेचारे इस लड़के को छेड़ रही है। डन कहता है, अजीब मत फील करो। हम लोग लॉर्ड ऑफ स्टर्म चर्च की तरह नहीं हैं, जहां पर औरतें मर्दों के इस तरह से मजे लेती रहती हैं। और मैं श्योर हूं तुम्हें इस पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है। तुम्हारी मदर एवरनाइट गॉडेस चर्च की फॉलोअर थी और तुमने उस चर्च के लेसन्स ले रखे हैं, है ना? क्लेन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूं। डन कहता है, चिंता मत करना, डाली अक्सर ऐसा नहीं करती है। वो सिर्फ तुम्हें रिलैक्स फील कराना चाहती है, और वैसे भी मर्दों की बजाय ये लाशों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। डाली कहती है, तुम्हारी बातों से तो मैं कोई बेकार इंसान सुनाई दे रही हूं। लेकिन खैर, अब अपना काम शुरू करते हैं। ये एक हर्बल डिस्टिलेट है, जिसे मैं अमंथा कहती हूं, और इसका मतलब होता है स्थिरता। इस दूसरे वाले का नाम है आई ऑफ द स्पिरिट, जो कि ड्रैगो और पोलर, इन दोनों पेड़ों की छाल से बनाया जाता है। इसके बाद मैं कई सारे मंत्रों का जाप करती हूं, जो कि आत्माओं से बात करने में मदद करते हैं। ये सब सुनते हुए क्लेन को वैसी ही फीलिंग आने लगती है जैसी कि लक एनहांसमेंट रिचुअल के दौरान आती थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये फीलिंग काफी ज्यादा कमजोर है। डाली कहती है, इंसानों में कॉग्निटिव स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहां पर कई सारे ऐसे राज छुपे होते हैं जो कि सिर्फ विचारों से ही पता लगाए जा सकते हैं। जिस तरह से बहुत ही बड़े समुद्र में छोटे मोटे आइलैंड मौजूद होते हैं, ठीक उसी तरह से इंसान अपने आप के बारे में सिर्फ आइलैंड जितना ही जानता है। लेकिन सच्चाई तो यह है, उन्हीं आइलैंड्स के नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि पानी में छुपी होती हैं। आइलैंड्स के साथ ही पूरा का पूरा अनएक्सप्लोर्ड समुद्र भी मौजूद होता है, और उसी के ऊपर पूरा का पूरा आसमान भी, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और स्पिरिट हर किसी की बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इंसान सिर्फ आइलैंड्स के टॉप के बारे में ही जान पाता है, जो भी समुद्र के अंदर छुपा होता है सब कुछ रह जाता है। समुद्र के बारे में तो तुम जानते ही हो, अगर समुद्र एग्जिस्ट करता है तो उसके सबूत भी मौजूद होते हैं। यह सब सुनते हुए क्लेन अपने मन में कहता है, क्या प्रोसीजर शुरू हो चुकी है? अच्छी बात है कि मैं अभी भी अपने होशो हवास में हूं। पता नहीं अब मेरे साथ ये आगे क्या करने वाली है, लेकिन मुझे भी नाटक करते रहना चाहिए कि मैं इसके स्पेल के अंडर में हूं,
और आखिरकार फिलहाल में हम लोग हैं कहां पर? क्या ये मेरे दिमाग का समुद्र है? डाली आगे कहती है, भले ही वह मेमोरीज मिट चुकी हैं जो कि पानी के ऊपर मौजूद थीं, लेकिन पानी के नीचे या फिर पानी ही वहां पर मेमोरीज की छाप बची होगी जो कि सही सलामत है। क्लेन कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। डाली सोचते हुए कहती है, फिलहाल में तुम्हारी बॉडी की आत्मा हो, तुम सिर्फ आइलैंड्स के बारे में ही नहीं, बल्कि जो पानी के अंदर छुपा है और समुद्र को भी जानते हो। तो क्लेन कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डाली कहती है, अगर वह मौजूद है तो उसके सबूत भी पीछे होंगे। क्लेन खुद से कहता है, उम्मीद है मैंने अपने नाटक को सही टाइम पर शुरू किया होगा। डाली दोबारा से वही बात कहती है, इंसानों का कॉग्निटिव स्कोप बहुत ही बड़ा होता है जिसके अंदर कई सारे राज छुपे होते हैं। इतना कहते ही अचानक से डाली चुप हो जाती है और इस प्रोसीजर को बंद कर देती है। डाली वही की वही 2 से 3 बार कहती है, तुम वापस लौट सकते हो, जिससे कि ये लोग बाहर निकल आते हैं। डन कहता है, तुमने उस थ्योरी का इस्तेमाल क्यों किया जो कि उन पागलों की है, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्री की? डाली कहती है, क्योंकि मुझे लगा ये काफी सटीक है और ये उसी से मिलती जुलती है। ये वाला केस बहुत ही पेचीदा है, मुझे तो इसके अंदर एक भी सबूत नहीं मिला। क्लेन कहता है, अभी अभी क्या हुआ? मुझे तो फील हुआ जैसे कि मैं सो रहा हूं। क्या हमारा काम हो चुका है? क्लेन अपने मन में कहता है, लक एनहांसमेंट रिचुअल का भला हो जिसके कारण से मुझे ऐसी चीजों की प्रैक्टिस हो चुकी है। डन सोचते हुए कहता है, हाँ, काम हो चुका है, फिलहाल में तो यही अंदाजा है। डाली, क्या तुमने नाया और वेल्च की बॉडी को अच्छे से चेक कर लिया है? डाली कहती है, जितना कि तुम सोचते हो, लाशें उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन बता सकती है, लेकिन नाया और वेल्च ने सुसाइड कमिट किया है और जिस पावर से वो अफेक्टेड है वो काफी डरावनी है। उस ताकत ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। खैर, अब मुझे आराम की जरूरत है। अगले सीन में अपन देखते हैं, डन क्लेन से कह रहा होता है, तुम अपने घर वापस तो जा सकते हो, लेकिन किसी से भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करनी है, और तुम्हारे ऊपर कोई कर्स भी नहीं है। डाली ने चेक कर लिया है। क्लेन कहता है, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि अब आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? डन कहता है, मुझे भरोसा है कि इस तरीके के 80% केसेस में किसी को आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तुम चाहो तो तुम नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपली तुम एक बियॉन्डर बन जाओ। क्लेन बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? डन कहता है, हाँ, क्योंकि हम हर वक्त तो तुम पर निगरानी नहीं रख सकते कि तुम अपने बेडरूम में क्या क्या करते रहते हो। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो, इसका फायदा है तुम्हारे साथ कुछ भी होने पर हम फटाक से एक्शन ले सकते हैं। क्लेन अपने मन में कहता है, कहीं ये मजाक तो नहीं चल रहा? क्या बियॉन्डर बनना इतना ज्यादा आसान होता है? डन कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर मैं सच सच कहूं तो नाइट हॉक बनने के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सबसे पहली बात, आजादी। तुम एक आम इंसान हो, अगर तुम बॉन्डर बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं होने वाला। और दूसरी बात, हर साल कानूनी आदमी जितने सेस को संभालते हैं उनमें से चौथाई बियॉन्डर्स ऐसे हैं जो कि अपना कंट्रोल खो चुके हैं। उन चौथाई लोगों में से हमारे लोग काफी ज्यादा होते हैं। ऐसा सुनकर क्लेन कहता है, लेकिन क्यों? और अपने मन में सोचता है, क्या बियॉन्डर होना इतना ज्यादा रिस्की काम है? डन कहता है, यह बात तुम्हारे जानने के लिए नहीं है और तुम इसे समझ भी नहीं सकते, कम से कम जब तक कि तुम हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर लेते। क्लेन कहता है, लेकिन जब तक मैं इस मैटर को समझ नहीं सकता, मैं तुम्हें ज्वाइन कैसे कर सकता हूं? डन कहता है, लगता है तुम्हें कुछ समझने में दिक्कत हो चुकी है। हम लोगों में सिविलियंस भी शामिल हैं। क्लेन कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें सिविलियन के तौर पर ज्वाइन कर सकता हूं और जान सकता हूं बियॉन्डर बनने के क्या क्या खतरे होते हैं, फिर इसके बाद अपना डिसीजन लूं। डन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन यह बात जान लो, अगर तुम बियॉन्डर बनने का डिसीजन लेते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बियॉन्डर बन ही जाओगे। किसी भी इंसान के बियॉन्डर बनने के पीछे सारी की सारी चर्चेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्लेन कहता है, तब तो जरूर मेरे लिए भी सब कुछ स्ट्रिक्ट रहने वाला है जब मैं तुम लोगों का सिविलियन साथी बन जाऊंगा। डन कहता है, अगर तुम्हारी बात है तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लेन हैरान होकर अपने मन में कहता है, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल झलक रहा हो जो कि यह सेंस कर पा रहे हैं? डन कहता है, सबसे पहली बात, तुम बिना किसी की मदद के जिंदा बच चुके हो, इसका मतलब जरूर से तुम्हारे पास कोई ना कोई एडवांटेज है।
और दूसरी बात, तुम खोए यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट हो। हमें ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत है। हमारे सामने अक्सर बहुत ही पुराने डॉक्यूमेंट्स और ऐसी चीजें आती हैं जिनमें ताकतें छुपी होती हैं। कई सारे कल्चर्स उन ताकतों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे कि अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। स्पेशल बियॉन्डर्स के अलावा हम में से किसी को भी उन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे केसेस में हमें बाहरी लोगों से मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन इससे इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहता है। क्लेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप ही हिस्टोरियंस को ट्रेन क्यों नहीं कर लेते? डन कहता है, अगर मैं किसी को शुरुआत से ट्रेन करता हूं तो ऐसे में भी खतरा है। जिस तरह का काम हम करते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आएगी, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर लोग किसी ना किसी चर्च से बिलोंग करते हैं। क्लेन कहता है, आप इन चीजों को इतना छुपाकर क्यों रखते हैं? अगर ज्यादातर लोगों को इन सब के बारे में पता रहेगा तो फ्यूचर में गलतियां कम होंगी। डन कहता है, नहीं, ऐसा करना लोगों को उकसाने जैसा होगा, जिससे कि इस तरह के इंसिडेंट्स और भी बढ़ जाएंगे। क्लेन कहता है, अच्छा इंसान हिस्ट्री से कभी नहीं सीखते और अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। डन कहता है, हाँ, एम्परर रोशेल की यह बात सही है। क्लेन अपने मन में कहता है, क्या यह बात रोशेल ने कही है? एम्परर रोशेल मेरा सीनियर है, लगता है उसने सब कुछ जान रखा है और मेरे लिए कोई भी बात नहीं छोड़ी फ्लेक्स करने के लिए। डन कहता है, जितने भी मेजर चर्चेस हैं उनका कानून भी यही कहता है। वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात फैल जाए, और हम लोगों का काम है इन्हीं बातों को लोगों से दूर रखना। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह है, भरोसा और डर परेशानी खड़ी करता है। भरोसा और डर जितना बड़ा होता है, परेशानी उतनी ही बड़ी होती है, और आखिर में सब कुछ तबाह हो जाता है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? क्या हमारे सिविलियन साथी बनना चाहते हो? क्लेन कहता है, मैं सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहता हूं। डन कहता है, ठीक है, रविवार से पहले कभी भी बता देना। अब दोस्तों, इन लोगों के बीच सारी बात कंप्लीट हो चुकी है और ये लोग क्लेन के घर के सामने पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचते के साथ ही ये बंदा अपने पैर फैलाने लग जाता है। क्लेन कहता है, मिस्टर डन, जो आपके सिविलियन साथी होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है और उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? डन कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गारंटी से सैलरी मिलेगी। सिविलियन के तौर पर ज्वाइन होने से 2 पाउंड और 10 सोली मिलते हैं। 10 सोली बाद में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं काम और इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए, जो कि टोटल 3 पाउंड हो जाते हैं। और इसके बाद क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। सिविलियन साथियों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जिसके हिसाब से वो जिंदगी में कभी भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं और एक साथ कम से कम 3 सिविलियन काम करते हैं। क्लेन कहता है, ठीक है, समझ गया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद मैं तुम्हें कहां मिल सकता हूं? डन कहता है, जब तक तुम हमें ज्वाइन नहीं कर लेते, हमारी लोकेशन भी है, इसलिए तुम हाउ पब के बॉस से जाकर मिलना। ठीक है मिस्टर क्लेन मोटी, अब मैं चलता हूं और उम्मीद करता हूं आज रात तुम्हें अच्छे सपने आए। इसके बाद क्लेन टाइम चेक करता है, जहां पर सुबह के 5:15 बज रहे होते हैं और क्लेन अपने घर में एंटर हो जाता है। क्लेन देखता है मेलिसा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही होती है और पूछती है, तुम कहां पर थे? क्लेन कहता है, अचानक से मैं जाग गया और वापस नींद नहीं आ रही थी, इसी कारण से मैं बाहर एक्सरसाइज करने चला गया था। मेलिसा कहती है, क्लेन, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली तुम अपने इंटरव्यू में पास हो जाओगे, और अगर तुम पास नहीं भी होते तो भी मैं जानती हूं तुम इससे भी बेटर काम ढूंढ लोगे। क्लेन कहता है, लेकिन इंटरव्यू के बारे में तो मैं सोच तक नहीं रहा हूं, और नाइट हॉक्स के काम के बारे में इसे अभी नहीं बता सकता। क्लेन कहता है, अच्छा ठीक है। तभी मेलिसा कहती है, 1 मिनट यहीं रुकना। ऐसा कहते हुए मेलिसा अंदर से एक कछुए जैसा गैजेट ले आती है और कहती है, इसे मैंने फालतू सामान से बनाया है, और जब भी मुझे कोई चिंता होती है मैं इसे देखने लग जाती हूं, जिससे कि मुझे काफी राहत मिलती है। मेलिसा इसके अंदर चाबी घुमा देती है, जिससे कि यह कछुआ इधर उधर चलने लग जाता है। क्लेन कहता है, मेलिसा तुम कमाल हो, ये एक टर्टल है ना? मेलिसा कहती है, ये तो एक पपेट है। क्लेन कहता है, तुमने इसे फालतू सामान से बनाया है, इसीलिए ये काफी सिंपल है। वैसे मेलिसा, इस टाइम पर तुम्हें बाथरूम जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे रूम में तो चेंबर पॉट है ना? इतने में ही मेलिसा का पेट गुड गुड करने लग जाता है।
मेलिसा कहती है मैं सोने जा रही हूं और वहां से भाग जाती है। क्लेन हंसते हुए अपने मन में कहता है लगता है कल का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसने वह पूरा ही खा लिया, इसकी बॉडी को ज्यादा खाना डाइजेस्ट करने की आदत ही नहीं है। ऐसा कहते हुए क्लेन शांति से एक जगह पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है डन स्मिथ के अफर के बारे में। क्लेन अगले दिन डिसाइड कर लेता है कि वह भी नाइट हॉक बनेगा। फिलहाल में क्लेन उस बंदे से मिलने जा रहा है जो कि डन स्मिथ का पता बताने वाला है। क्लेन अपने मन में सोच रहा होता है बियॉन्डर बनने के लिए मुझे पोशंस के सामान की जरूरत पड़ेगी। नाइट हॉक्स वाले काम के कारण इस सामान को इकट्ठा करने में मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन नाइट हॉक्स को ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट हॉक्स को ज्वाइन करने के बाद ही मुझे सीक्रेट नॉलेज मिलेगा जो कि मुझे बियॉन्डर बनने में मदद कर सकता है। क्लेन के दिमाग में यह भी चल रहा होता है कि जस्टिस और हैंग्ड मैन भी मेरे काफी काम में आ सकते हैं। इतना सोचते सोचते क्लेन हाउंड पब पहुंच जाता है। वहां पर वह मिस्टर राइट नाम के एक बंदे से मिलता है। मिस्टर राइट और क्लेन के बीच बातचीत होती है, जिसके बाद मिस्टर राइट क्लेन को एक दूसरी लोकेशन पर भेज देता है। जैसे ही क्लेन उस लोकेशन पर पहुंचता है, वहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। क्लेन जैसे ही अंदर एंटर होता है, देखता है कि वहां एक लड़की सो रही है। क्लेन हैरान होकर अपने मन में कहता है यह सिक्योरिटी कंपनी है, लेकिन फिर भी इनका काम कितना अनप्रोफेशनल है। जैसे ही क्लेन उस लड़की के पास जाता है और टेबल को हल्का सा बजाता है, अचानक से वह लड़की जाग जाती है और हड़बड़ाहट में यूं ही फालतू में पेपर पलटने लग जाती है। फिर पूछती है तुम कौन हो? क्लेन कहता है हेलो, मेरा नाम क्लेन मोरेटी है, मैं यहां मिस्टर डन स्मिथ के बुलावे पर आया हूं। उस लड़की का नाम रोजेन है। यह सुनते ही रोजेन क्लेन को डन के पास ले जाने लगती है। रास्ते में क्लेन को वो बंदा दिखाई देता है जो सबसे पहली बार डन के साथ क्लेन के घर आया था। उस बंदे का नाम लेनार्ड। क्लेन को देखकर अपने मन में सोचता है यह बंदा यहां क्या कर रहा है। रोजेन क्लेन को एक केबिन के बाहर ले जाती है जहां डन बैठा हुआ है। रोजेन क्लेन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं नाइट हॉक्स के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूं। मेरे फादर यही नाइट हॉक्स में थे, लेकिन 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है अब से हम कलीग्स बनने वाले हैं। क्लेन कहता है हाँ, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन हमें मिस्टर डन की बात का इंतजार करना होगा। ऐसा कहते हुए क्लेन अंदर एंटर हो जाता है। डन कहता है वेलकम, तो तुमने क्या डिसाइड किया? क्लेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूं। डन क्लेन से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिससे क्लेन अब नाइट हॉक्स का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। क्लेन कहता है यह तो सरप्राइजिंग बात है कि आप लोगों ने अपने आप को छुपाने के लिए इस जगह को सिक्योरिटी कंपनी बताकर रखा है, लेकिन अगर सचमुच में कोई सिक्योरिटी मांगने आ जाए तब आप क्या करते हैं? डन मुस्कुराते हुए कहता है जब तक हमारा मेन काम डिस्टर्ब नहीं होता, हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो पैसे मिलते हैं उन्हें बोनस की तरह आपस में बांट लेते हैं। हम लोग एवा कंट्री पुलिस फोर्स की 7वीं यूनिट है, और हमारा काम है एवरनाइट गॉडेस चर्च से रिलेटेड किसी भी इंसिडेंट को संभालना। हम लोग नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन और गोल्डन इंडस रीजन को कवर करते हैं। यूनिवर्सिटी वाला एरिया 5वीं यूनिट कवर करती है, जिन्हें मशीनरी हाइपरमाइंड कहा जाता है। 6वीं यूनिट को पनिशर्स कहा जाता है, जो डॉकयार्ड, ईस्ट रीजन और साउथ रीजन को कवर करते हैं। क्लेन पूछता है हमारी नाइट हॉक स्क्वाड में टोटल कितने मेंबर्स हैं? डन कहता है टिंगन सिटी में मुझे मिलाकर कुल 6 मेंबर्स हैं, और इतने ही सिविलियन साथी भी। क्लेन कहता है कैप्टन, आपने बताया था कि बियॉन्डर्स कंट्रोल खो देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जो कुछ भी डन अब बताने वाला है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कंट्रोल खोने का मतलब बहुत ही खतरनाक चीज होती है। डन कहता है क्लेन, क्या तुम उस मिथ को जानते हो जो क्रिएशन के बारे में है? क्लेन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी मदर की चर्च की वजह से उसके लेसन्स ले रखे हैं। क्लेन अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है। केओस के बीच में किसी ने अपनी आंखें खोली, जिससे इस दुनिया का फॉर्मेशन शुरू हुआ। उन्होंने डार्कनेस को खत्म किया, जिससे पहली लाइट की किरण आई। उस क्रिएटर ने अपने आप को यूनिवर्स में मिला लिया, जिससे किसी भी चीजों का निर्माण हुआ। उनकी बॉडी कॉस की जमीन बन गई, और उनकी आंखों से ही सन और मून का फॉर्मेशन हुआ है। उनका कुछ खून समुद्र और नदियां बन गए, जिससे कि जिंदगी को नरिशमेंट प्रोवाइड। डन कहता क्रिएशन में के हिसाब से जो एवरनाइट गॉडेस चर्च है वही क्रिम्सन मून है, यानी कि जिस क्रिएटर ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उनकी एक आई और जो हम इंसान है वो क्रिएटर के नॉलेज से बने हैं।
इसी कारण से हमारे पास इंटेलिजेंट दिमाग है लेकिन मैजिकल पावर की कमी है। अगर हम क्रिएशन मिथ को सच मानते हैं और आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम सभी चीजों की उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है। किसी भी जिंदा चीज से बने हुए पोर्शंस की इंसान कई सारी ताकतें हासिल कर सकता है, लेकिन अगर तुम किसी भी हाई ग्रेड पोर्शंस को डायरेक्टली पी लेते हो, ऐसे में 3 खतरनाक रिजल्ट सामने आ सकते हैं। क्लन कहता है, आखिर वो रिजल्ट क्या है? आखिर 3 एंडिंग्स क्या हो सकती हैं? डन कहता है, सबसे पहली चीज यह हो सकती है कि तुम्हारे माइंड की मेंटली और फिजिकली डेथ हो सकती है, जिससे कि तुम्हारा पूरा का पूरा मांस और खून किसी डरावने मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये निकल सकता है कि पोर्शन पीने वाले इंसान की पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाए और वह बहुत ही बुरा इंसान बन जाए। तीसरी और आखिरी चीज यह हो सकती है कि दिमाग पूरी तरीके से एबनॉर्मल बन सकता है, जिससे कि इंसान पूरी तरह से पागल हो सकता है और डीमन से भी ज्यादा डीमोनिक बन सकता है। यही मतलब होता है उस चीज का जब मैंने तुमसे कहा था कि बियंडर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। दोस्तों, जो क्रिएशन मिथ इन लोगों में फैली हुई है वो इतनी ही नहीं है जितना कि अपन लोगों ने सुनी। जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बहुत ही अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हुए हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स और लीवर। इन तीनों से अलग अलग रेसेस बनी हैं, एल्स, जॉइंट्स और ट्रेंड्स। इस तरीके की कानों से डीमंस बन गए और दांतों से म्यूटेंट्स बन गए। इनके अलावा और भी काफी सारी चीजें बनी हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मदद से। दोस्तों, इसका मतलब पूरी तरह से साफ है, जो इनका वर्ल्ड बिल्डिंग है जितना कि अपन सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सारी बातें सुनकर खन काफी ज्यादा हैरान होता है और डन अपनी बात कंटिन्यू रखता है। बहुत ही लंबे समय से एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ब्लास्फेमी स्लेट की मदद से पोर्शंस परफेक्ट किए गए हैं, जिससे कि कई सारे सीक्वेंस तैयार हुए हैं। इस वक्त जितने भी 7 मेजर चर्चेस हैं उनमें से सभी लोगों के पास एक एक कंप्लीट सीक्वेंस मौजूद है। क्लन कहता है, जो आपने अभी अभी नाम लिया ब्लास्फेमी स्लेट, आखिर इसका क्या मतलब है? क्लन अपने मन में कहता है, इस चीज के बारे में हैंडमैन ने भी बात की थी। डन कहता है, इसके बारे में तो मैं खुद भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है ब्लास्फेमी प्लेट को इविल गॉड्स ने बनाया है। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें तुरंत रिपोर्ट देनी है। क्लन अपने मन में कहता है, एक ऐसी चीज जिसे कि इविल गॉड्स ने बनाई है, लेकिन हैंगर्ड मैन ने तो बताया था कि किसी भी पोर्शन को बनाने के लिए ब्लास्फेमी स्लेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डन कहता है, जितने भी बियंडर्स पोर्शंस के कारण अपना कंट्रोल खो देते हैं उनमें से मैंने तुम्हें सिर्फ एक के बारे में ही बताया है। अभी भी 4 टाइप और बचे हैं, यानी कि टोटल में 5 टाइप मौजूद हैं। जो सेकंड तरीके के लोग होते हैं उनमें से कुछ लकी होते हैं और कुछ नहीं होते। कुछ लोगों का परसेप्शन जन्म से ही अच्छा होता है, इसी कारण से उन लोगों के पास कुछ बियंडर खूबियां होती हैं। वैसे स्पेशल लोगों को सीक्वेंस 9 बियंडर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। उन लोगों का दर्जा सीक्वेंस चेन में सबसे नीचे होता है, जिस कारण से वो लोग कुछ चुनिंदा पोर्शंस को ही चुन सकते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल होते हैं। अगर वो अपने सीक्वेंस को छोड़कर किसी और सीक्वेंस का पोर्शन इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में कम से कम उन लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो जाना तय है और ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में वो अपना कंट्रोल खो देते हैं या फिर सीधे सीधे तुरंत मारे जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। वैसे लोगों ने अगर एक बार किसी सीक्वेंस को चुन लिया और दूसरे तरीके के सीक्वेंस का इस्तेमाल कर लिया तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें उस दूसरे पोर्शन की पावर मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ आधी अधूरी, और साथ ही साथ डेफिनेटली तुम आधे अधूरे पागल हो जाओगे। वैसी कंडीशन में अगर तुमने कोई और पोर्शन इस्तेमाल कर लिया, फिर भले ही वो तुम्हारे खुद का सीक्वेंस का क्यों ना हो, तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। इस कंडीशन में कंट्रोल खो देने से तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारी डेथ मेंटली होगी, या फिर फिजिकल बॉडी के टूटने से, या फिर तुम्हारी स्पिरिट एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी। कल कहता है, फिर इसके बाद चौथे तरीके के लोगों के साथ क्या होता है? डन कहता है, हां, चौथा टाइप सबसे ज्यादा कॉमन होता है। जब भी हम पोर्शंस का इस्तेमाल करते हैं हमें उनकी पावर्स मिल जाती हैं जो कि पूरी तरीके से अननेचुरल होती है। इसका भी दिमाग के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। ऐसी कंडीशन में अगर तुम दूसरे किसी हायर ग्रेड के पोर्शन का इस्तेमाल कर लेते हो और वह भी बिना पहले वाले पोर्शन की पावर को कंट्रोल किए हुए, तो फिर ऐसे में पागलपन लगातार बढ़ते जाएगा और आखिर में तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों ने रूल बनाकर रखा हुआ है।
अगर कोई भी अपना प्रमोशन कराना चाहता है तो उसे कम से कम 3 सालों तक का टाइम तो देना पड़ता है पोर्शन को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा करने से पहले एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हर साल कई सारे लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। खन को सारी बातें जानकर काफी हैरानी होती है, लेकिन फिर भी खन आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पांचवें और आखिरी टाइप के बारे में बताइए। डन कहता है, हाँ, पांचवा तरीका बहुत ही कॉमन होता है। वैसे बियंडर्स के पास सीक्वेंस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन बहुत ही मजबूत होता है, जिस कारण से वो लोग ऐसी चीजों को सुन और देख पाते हैं जो कि आम लोगों की बस की बात नहीं होती। वैसे लोगों के साथ अक्सर अजीब घटनाएं और जादू टोने होते रहते हैं। उन्हें किसी तरीके का लालच दिखाई देता है, और जैसे ही वो लोग लालची बन जाते हैं, वो लोग अपना कंट्रोल खोने के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। मॉडर्न नाइट हॉक सिस्टम के जो क्रिएटर है आर्की बिशप चेनिस, उन्होंने कहा था, हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही साथ हम दुखियारे बदकिस्मत लोगों का ग्रुप है जो कि लगातार खतरे और अंधेरे से लड़ता रहता है। तुम मेरी बातों से निराश हो चुके हो तो है ना? बियंडर बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुमने सोचा होगा। यह बहुत ही ज्यादा खतरे का काम है। क्लन कहता है, हर अच्छी चीज किसी ना किसी कीमत के साथ आती है, और मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा अच्छा मौका आगे जाकर मिलेगा या नहीं। डन कहता है, बहुत बढ़िया, ये काफी मैच्योर बात है, और तुम बियंडर बनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें अपना योगदान देना होगा। हमें यह भी देखना है कि हायर अप्स क्या कहते हैं। इस वक्त तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, फिर अब तुम बियंडर्स के बारे में काफी कुछ जानते हो, इसीलिए तुमको ईभी लापरवाही वाले डिसीजन नहीं लेने वाले। अब मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि तुम्हें सिविलियन साथी बनकर हमारा क्या काम करना है। हमारे सिविलियन स्टाफ में इस वक्त एक अकाउंटेंट है और एक इंचार्ज है जो कि पार्ट टाइम को चमैन की तरह काम करता है। सिविलियन साथियों में रोजेन और नील शामिल हैं जो कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी पर होते हैं। ये दोनों ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का काम संभालते हैं। क्लन कहता है, क्या मेरा काम भी रोजेन और नील की तरह ही है? डन कहता है, नहीं, तुम स्पेशलिस्ट हो, इसीलिए तुम्हारे पास दो काम हैं। सबसे पहला काम यह है, तुम्हें रोज वॉक पर जाना है, वेल्च के घर से लेकर तुम्हारे घर तक, और जरूरी गलियों पर नजर रखनी है। तुम्हारी मेमोरीज मिट चुकी हैं, इसी कारण से वेल्च और नाया का केस लगभग बंद हो चुका है, लेकिन वो फोर्टी पोच की बुक अभी भी गायब है। हो सकता है उसे तुमने ही कहीं पर रख दिया हो और तुम भूल गए हो। वहां की गलियों में आने जाने से यह भी हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए और तुम्हें बुक की लोकेशन पता चल जाए। अगर तुम उस नोटबुक को ढूंढ लेते हो तो इतना योगदान काफी होगा, तुम बियंडर बनने के काफी करीब पहुंच जाओगे। क्लन कहता है, अच्छा, समझ गया। और मेरा दूसरा काम क्या है? डन कहता है, फ्री टाइम में तुम्हें आर्मरी में जाना है और वहां के पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स काफी पुराने हैं जिन्हें कि हमने काफी लंबे समय से संभाल कर रखा है। क्लन अपने मन में कहता है, चलो बढ़िया है, ये काम भी ज्यादा कठिन नहीं है। डन क्लन को एक गेट के पास ले चला जाता है और बताता है, इसका नाम चाइनीज गेट है, जिसे कि हम नाइट हॉक्स के लोग बारी बारी से गार्ड करते हैं। हर एक बड़ी सिटी में ऐसे ही एक एक गेट्स मौजूद हैं। इन्हीं चाइनीज गेट्स के अंदर कम से कम 2 कीपर्स मौजूद होते हैं जो कि चर्च की साइड से होते हैं। अंदर की साइड का इशारा मौजूद है कि पोशन फार्मूला और जरूरी सामान को प्रोटेक्टर खजा सके। इन सब के अलावा अंदर की साइड पर हाई क्लास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ जाती तब शायद से तुम्हें भी मौका मिल सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाने का अब चैनस गेट के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट को सील करके रखा गया है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कुछ पोर्शंस तो ऐसे भी है जो कि तुम्हारी जिंदगी को बड़ा कर सकते हैं, जिस कारण से कीपर्स तक को भी लालच आ सकता है। इसी कारण से उन लोगों को भी बहुत ही टाइट कस्टडी में रखा जाता है। जितने भी सील्ड आर्टिफैक्ट अंदर रखे हैं उन सभी को 4 ग्रेड्स में बांटा गया है, जो कि ग्रेड 0 से ग्रेड 3 तक हैं। ग्रेड 0 के आर्टिफैक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस इंसान को एक बार ध्यान से देखो। 3 साल पहले इसे आर्कीबिशप के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इसने अपना कंट्रोल खो दिया था। तब से यह बंदा साथ ही साथ एक 0 लेवल का आर्टिफैक्ट दोनों ही पूरी तरह से गायब है। क्लन इस बंदे का बायोडाटा पढ़ता है। इसका नाम होता है मेल, 40 साल उम्र, फॉर्मर आर्कीबिशप। यह बंदा यहीं पर गेटकीपर था जिसका प्रमोशन नहीं हो पाया। इसी कारण से वह बुरा इंसान बन गया और एक 0 ग्रेड के आर्टिफैक्ट के साथ भाग गया। डन कहता है, अगर कभी भी तुम्हारा इसके साथ सामना हो तो तुम्हें चौकन्ना रहना है, नहीं तो तुम 100% मारे जाओगे।
क्लेन कह रहा होता है जहां पर उस भागे हुए इंसान के बारे में तो काफी कुछ लिखा है, लेकिन उस सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। सिर्फ कोड लिखा हुआ है जो कि है 08। डन कहता है क्योंकि जीरो ग्रेड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसी कारण से इसकी डिटेल्स नहीं लिखी है। लेकिन फिर भी मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। दिखने में पंख वाली पेन की तरह है जो कि बिना इंक के भी लिख सकता है। अब तुम आर्सेनल रूम में जाओ और नील से मिलो। वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। नील यहां पर ऑफिशियल मेंबर हुआ करता था, लेकिन वह बूढ़ा हो गया और उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। फिर भी वह अपने घर बैठे बैठे आराम नहीं करना चाहता था, इसी कारण से वह अपना टाइम यहां पर स्पेंड करता है। क्लन कहता है ठीक है, समझ गया, और अपने मन में कहता है जीरो ग्रेड का वो आर्टिफैक्ट उतना भी ज्यादा काम का नहीं लगता, लेकिन जरूर से कुछ और बात भी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है जिस किसी का भी उस आर्टिफैक्ट से नाम लिखा जाता हो वो इंसान मारा जाता हो? लेकिन शायद नहीं। अगर ऐसी बात होती तो इस जिंगविल को इन लोगों से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी डन कहता है एक मिनट रुको जरा, सबसे पहले अकाउंटेंट से मिल लेना। मिसेज ओरिएना के पास से तुम्हें तुम्हारी सैलरी के 12 पाउंड एडवांस में मिल जाएंगे। फिर तुम्हें हर हफ्ते तुम्हारी आधी सैलरी मिलेगी जब तक कि तुम्हारे 12 पाउंड कवर नहीं हो जाते। क्लन अच्छा बच्चा बनते हुए कहता है अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा है। अगर आप मुझे कम पैसे भी देंगे तो भी चलेगा। डन हंसते हुए कहता है क्या तुम अभी भी उसी बेकार जगह पर रहना चाहते हो जहां पर तुम्हें बाथरूम तक कई और लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक छड़ी और नए सूट की जरूरत है। डन की इन बातों से क्लन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डन कहना चाहता है ये गरीब पता नहीं कहां कहां से उठकर आ जाते हैं, घिस घिस के नहाना पड़ेगा, तब जाके इस गरीबी की बदबू हटेगी। अब क्लन कहता है ठीक है। तभी डन रोजेन को बुला लेता है जो कि इस वक्त भी सो रही थी। डन कहता है कहीं मैंने तुम्हारे आराम को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? फटाक से अब क्लन को ओरिएना के पास लेके जाओ। रोजन कहती है ठीक है कैप्टन, समझ गई। तभी डन क्लन से कहता है रुको, एक आखिरी बात रह गई। जब तुम नील से मिलो याक से उसके पास से 10 डीडीमन हंटिंग बुलेट्स ले लेना। क्लन कहता है वो क्यों भला? डन कहता है वेल्स की रिवॉल्वर तुम्हारे पास ही रहने वाली है ताकि तुम खतरे के दौरान खुद की मदद कर सको। ये उसी चीज के फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लन खुश होकर कहता है थैंक यू कैप्टन, और यहां से जाने लग जाता है। तभी डन दोबारा से टोककर कहता है रुको। क्लन अपने मन में कहता है ये बंदा सारी बात एक बार में ही क्यों नहीं कह देता? हर बात ये रुक रुक कर क्यों बोलता है? डन कहता है मैं तो ये भूल ही गया था, तुम्हें गन चलाना थोड़ी ना आता है, इसीलिए पहले 30 नॉर्मल बुलेट्स लेना और उनसे प्रैक्टिस करना। डन और भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके क्लन को दे देता है। क्लन कहता है अब कुछ और तो नहीं रह गया है ना? डन कहता है नहीं, बस इतना ही। क्लन कहता है फाइनली इस बंदे से पीछा छूटा। रास्ते में रोजेन कहती है कैप्टन हमेशा ही कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, उनसे अच्छी मेमोरीज तो मेरी ग्रैंड मदर की है, लेकिन फिर भी कैप्टन किसी बड़ी बात को कभी नहीं भूलते। क्लन कहता है अच्छा। रोजेन आगे कहती है मैं तुम्हें क्लन कह के बुलाने वाली हूं, और मिसेज ओरिएना काफी अच्छी इंसान है, उनके साथ काम करने में मजा आएगा। फटाक से ये दोनों ओरिएना के पास पहुंच जाते हैं। क्लन कहता है मुझे मिस्टर डन ने भेजा है 4 हफ्तों की सैलरी एडवांस में लेने के लिए। मिसेज ओरिएना कहती है ठीक है, यहां पर अपना नाम और साइन कर दो। क्या तुम्हारे पास कोई सील है? अगर नहीं है तो फिंगरप्रिंट भी चलेगा। क्लन अपने मन में कहता है सैलरी जैसी चीज के लिए भी ये लोग मुझसे प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, क्या इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ज्यादा खराब है? मिसेज ओरिएना कहती है क्लन क्या तुम्हें इसलिए ज्वाइन किया गया है कि तुम उस अजीब इंसिडेंट में शामिल थे और तुम किसी चीज में स्पेशल हो? क्लन कहता है यस मैम, आप बिल्कुल सही हैं। ओरिएना हंसते हुए कहती है मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे भी ऐसे ही ज्वाइन किया गया था। 16 साल पहले एक सीरियल किलर ने टिंगन सिटी में भगदड़ मचा दी थी। अगर नाइट हॉक्स नहीं आती तो मैं 6th विक्टिम होती। मुझे अभी भी याद है वो सीरियल किलर एक बियोंडर था जो कि विक्टिम्स के ऑर्गन निकाल लेता था, लेकिन आखिर में वो एक डेमोनिक रिचुअल करते हुए पकड़ा गया। ये सब सुनकर क्लन अपने मन में कहता है वो किलर एक बियोंडर था, और आखिर वो रिचुअल किस तरीके की हो सकती है? लेकिन सबसे जरूरी बात, पेंसन की मंथली सैलरी सिर्फ 5 पाउंड है और मेरी यहां पर 12 पाउंड। ये सोचकर ये बंदा काफी खुश होने लग जाता है और इसके बाद आर्मरी में चला जाता है। नील कहता है तो तुम हो क्लन, मोटी रोजेन ने अभी बताया कि तुम काफी अच्छे बच्चे हो। क्लन कहता है अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे क्या पढ़ना है?
नील कहता है हाँ, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब सीखने के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ अब बेसिक चीजें ही सीख पाया हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले डॉक्यूमेंट में काफी कुछ डिटेल में लिखा गया है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये चीजें। रोसेल गस्टाओ की डायरी के हैं, जिसके अंदर अजीब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट चीजें लिखी हैं। क्लन अपने मन में कहता है, रोसेल, ये तो मेरा सीनियर है। नील कहता है, कई लोग मानते हैं रोसेल की डेथ नहीं हुई, बल्कि वो गॉड बन चुका है। बहुत सारे कल्ट हैं जो कि उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए रिचुअल करते रहते हैं। ऐसे ही कैसेस को संभालते हुए हमें ये पेजेस मिले हैं। इन्हें देखते हुए मैंने कंफर्म किया है, कई सारे सिंबल्स सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये किसी डायरी के पेजेस हैं। इनके ऊपर कुछ डेट्स भी डली हैं, जिनको कि मैं हिस्ट्री की घटनाओं के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, ताकि मुझे और भी सिंबल्स के बारे में पता चल जाए। मेरी थिंकिंग जीनियस है ना? क्लन हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ, बिल्कुल। नील कहता है, तुम भी इन्हें देख सकते हो। कल से तुम्हें भी ऐसा ही काम करना है। क्लन जैसे ही इन पेजों पर नजरें घुमाता है, क्लन इन्हें देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पेज सिंपली चाइनीज भाषा में लिखे होते हैं, जो कि क्लन को समझ में आ रहे होते हैं। यहां पर कुछ अजीब शब्द लिखे होते हैं, जिनके बारे में क्लन सोच रहा होता है, जैसे कि डाइजेस्टिंग, एक्टिंग और गॉड्स की नगरी। दोस्तों, मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं इन पेजेस के अंदर लिखा क्या है। तुम चाहो तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एक पेज के अंदर मटेरियल वर्ल्ड के बारे में लिखा है, जो कि हो सकता है अर्थ की बात की जा रही है। हो सकता है रोसेल और एक इसका दोस्त अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में आना जाना कर सकते हैं। रोसेल ने अपने साथियों और बच्चों के बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखा है। सभी लोग बहुत ही बेवकूफ हैं। रोसेल के खिलाफ कई सारे पावरफुल लोगों ने अलायंस बना के रखी है, ताकि रोसेल का सामना कर सके। लेकिन रोसेल खुद के ऊपर और अपनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। रोसेल ने एक शिप को भेजा था गॉड्स की नगरी को ढूंढने के लिए, लेकिन रोसेल को शिप के साथ कांटेक्ट टूट जाता है। रोसेल सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में भी टेलीफोन सिस्टम ले आना चाहिए, ताकि वह अपने अलायंस से आसानी से बात कर सके। तीनों पेजेस में इतनी ही जरूरी बातें थीं, बाकी सारी डिटेल्स फालतू लग रही हैं। क्लन कहता है, ये तीनों ही पेजेस अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। लगता है अपारेंटली रोसेल ने पेजेस की एंट्री सिर्फ ईयर वाइज की है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है मैं स्पेशल हूं। यह काम मेरे लिए ही बना है, इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। नील कहता है, तुम बिल्कुल ही नौजवान हो। एक समय की बात है, मैं भी यही सोचता था कि मैं स्पेशल हूं। वैसे हमारे पास बस इतने ही पेज हैं। ये 3 पेज होना भी काफी किस्मत की बात है। इनसे कुछ भी पता कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। कुछ नॉर्मल बुलेट्स और कुछ डीमन हंटिंग बुलेट्स, है ना? क्या तुम्हारे पास गन कैरी करने के लिए होल्डर है? अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। यह गरीब कर्ण का बच्चा कहता है, नहीं है। क्या मुझे उस चीज के लिए भी कैप्टन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए? नील कहता है, नहीं, वो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता हूं, और बताता है कि संडे के दिन नील सर्चेस में पढ़ाता भी है। कर्ण अपने मन में कहता है, मुझे फील हो रहा है बियॉन्डर्स की लाइफ भी नॉर्मल लोगों जैसी ही होती है। लेकिन रॉसेल का केस अलग है। पता नहीं इस डायरी के बाकी पेज कहां हो सकते हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। साथ ही साथ मैं 9 सीक्वेंस और एवरनाइट गॉडेस चर्च के बारे में भी जानना चाहता हूं। यही सब सोचते हुए नील के पास से सामान लेकर क्लन बाहर आ जाता है। तभी क्लन को अपने सामने लार्ड दिखाई देता है। लेनार्ड कहता है, गुड आफ्टरनून। लेनार्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इस बंदे का पूरा नाम लेनार्ड मिशेल है। यह बंदा सीक्वेंस 8 का मिडनाइट पोएट है। क्लन अपने मन में कहता है, यह बंदा एक पोएट की तरह दिखता भी है। लेनार्ड कहता है, तुम सर्वाइवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है तुम स्पेशल हो। मैं कैप्टन के साथ शिफ्ट चेंज करने जा रहा हूं। कल मिलते हैं। क्लन कहता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते ही लेनार्ड कहता है, क्या तुमने उसके अंदर कुछ सेंस किया? इस सवाल का कोई जवाब नहीं आता। लेनार्ड आगे कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। दोस्तों, इस बंदे की पावर्स रिवील होना बाकी है, लेकिन ये जिस तरह से खुद से बात कर रहा है, लगता है इसके पास किसी सोल तरीके की पावर हो सकती है। क्लन रोजेन से जाकर मिलता है। रोजेन कहती है, क्लन, तुम्हें मंडे तक आने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन ने कहा है कि पहले तुम अपने घर को बेटर कर लो। क्लन कहता है, ठीक है। जाने से पहले क्लन चौंकना होकर कहता है,
रोजेन, क्या तुम एवरनाइट गॉडेस चर्च के कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में कुछ जानती हो? रोजेन सरप्राइज होकर कहती है, क्या तुम बियोंडर बनना चाहते हो? और एवरनाइट गॉडेस चर्च के बारे में सब कुछ बता देती है। हमारे चर्च का कंप्लीट सीक्वेंस 9 से शुरू होता है, जिसका नाम है स्लीपलेस। इसके नाम से ही क्लियर है, इस सीक्वेंस के लोग सोते नहीं हैं, भले ही दिन हो या रात। रात के दौरान इन लोगों की ताकतें बढ़ जाती हैं। जितना ज्यादा अंधेरा होता है, ताकत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इंगन सिटी के अंदर एवरनाइट गॉडेस के पास इस वक्त 2 बियोंडर्स हैं, जो कि सीक्वेंस 7 के हैं। सीक्वेंस 9 का नाम मिस्ट्री प्रायर होता है। सीक्वेंस 8 का नाम मिडनाइट पोएट होता है। सीक्वेंस 7 का नाम स्पिरिट मीडियम होता है। और बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, सिर्फ कैप्टन ही जानते हैं। कन, मेरी बात मानो तो सिविलियन साथ ही बने रहना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बियोंडर बनना बहुत ही खतरे का काम है। बियोंडर्स के कई सारे दुश्मन होते हैं, जैसे कि कल्टिस्ट और डार्क वॉरलॉक्स। लेकिन बियोंडर को सबसे बड़ा खतरा अपने आप से होता है। हर साल कई सारे बियोंडर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और सैक्रिफाइस हो जाते हैं। कन अपने मन में कहता है, तो मिस डाली और कैप्टन दोनों ही सीक्वेंस 7 के बियोंडर हैं। ऊंचे सीक्वेंस के बियोंडर्स काफी रेयर होते हैं। इसका मतलब सीक्वेंस 7 के बियोंडर्स भी चर्चेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। मैंने आज बियोंडर्स के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। शायद इससे मेरी मदद हो सकती है अपने वर्ल्ड में वापस लौटने के लिए। मुझे अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज के दिन मुझे सैलरी मिली है, तो मुझे मेलिसा को बाहर लेकर जाना चाहिए। मेरे पास 3 पेन्स छुट्टे बचे हैं, लेकिन मैं इतने पैसों से घर तक नहीं पहुंच सकता। यह बंदा पैसों के बारे में सोचते सोचते कंजूसी कर रहा होता है, लेकिन यही सोचते हुए एक कपड़ों की दुकान के अंदर घुस जाता है, जहां से यह बंदा एक खेन यानी कि छड़ी खरीदता है। दुकान वाली ये लेडी एक से एक बढ़िया बढ़िया छड़ियां दिखाती है। बहुत देर माथा खाने के बाद कंस सबसे सस्ती वाली छड़ी लेता है और वापस अपने घर पर आ जाता है। क्लन अपने रिवॉल्वर को रिलोड करते हुए कहता है, अब मुझे वापस सेफ फील हो रहा है। तभी यहां पर मेलिसा अंदर आ जाती है, जो कि बताती है कल बंसन वापस आने वाला है। कन गन को छुपाते हुए कहता है, मेलिसा, मेरी जॉब लग चुकी है, तो क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले। सिल्वर क्राउन रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? मैंने सुना है वहां का खाना बहुत अच्छा है। मेलिसा हैरान होकर कहती है, लेकिन टिंग्यान यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंटरव्यू तो कल होने वाला है। कहता है, मेरी जॉब एक सिक्योरिटी कंपनी में लग चुकी है, वहां से मुझे 3 पाउंड्स हर हफ्ते मिलेंगे। देखो, उन्होंने मुझे 4 हफ्तों की सैलरी एडवांस में दे दी है। यह सुनकर मेलिसा खुश होती है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान है। मेलिसा कहती है, जॉब तो अच्छी लग रही है, लेकिन उन्होंने तुम्हें इतनी सैलरी एडवांस में क्यों दे दी है? कर्न कहता है, क्योंकि हमें इस जगह को चेंज करना होगा। अब हम दूसरी जगह पर रहेंगे। जैसे ही क्लन अपनी सिस्टर को बताता है हम इस घर को चेंज करने वाले हैं, मेलिसा हड़बड़ा कर कहती है, भले ही मैं कभी कभी कंप्लेन करती हूं यहाँ के बाथरूम को लेकर, लेकिन यह जगह उतनी भी बुरी नहीं है। इसीलिए तुम अपनी सैलरी को वेस्ट मत करो। तुम्हें याद है ना, जेनी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उन्हें तो एक ही रूम में सोना पड़ता है। क्लन अपने मन में कहता है, पर्सनली मुझे तो इस जगह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेलिसा के लिए सही नहीं है। इसके अलावा मैं एक बियोंडर बनना चाहता हूं, जिससे कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहने से दिक्कत हो सकती है। क्लन कहता है, मेलिसा मेरी कंपनी गवर्नमेंट से जुड़ी है, इसी कारण से मेरी सैलरी भी स्टेबल है। पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना है। बेंसन को आ जाने देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। मेलिसा कहती है, मैं तो ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी जिसके फादर की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो गई कि उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ गया। इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट जॉब भी स्टेबल नहीं होती। मैं इसीलिए कह रही हूं, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्लन अपने मन में कहता है, इसे इन सब बातों की बहुत गहरी समझ है, और कहता है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट तो फिर भी करेंगे, इसीलिए चलो मेरे साथ। मेलिसा कहती है, ठीक है। अगले सीन में अपन देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका होता है और कंटिंग यूनिवर्सिटी में आया है। टिंगन यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। कन जिस जगह से पढ़ा है, खोई यूनिवर्सिटी, वो तो बहुत ही फीकी पड़ जाती है। क्लन यहां पर प्रोफेसर कोहेन से मिलने आया होता है ताकि इन्फॉर्म कर सके वह इंटरव्यू नहीं देने वाला। प्रोफेसर कोहेन कहते हैं, मोटी तुम्हारी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है ना? हर किसी को अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है और मुझे इस बात की खुशी है। एब्सेंट रहने की बजाय तुम इन्फॉर्म करने आए हो।
प्रोफेसर कोहेन के साथ यहां पर एक और प्रोफेसर होता है जिसका नाम है मिस्टर आजिक। मिस्टर आजिक कल्न से कहता है, क्या तुम जानते हो वेल्च और नाया के साथ क्या हुआ? न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, उन दोनों का लुटेरों ने मर्डर कर दिया। ये सुनकर कल्न अपने मन में कहता है, तो लोगों को यह बताया गया है कि यह एक लूटपाट का केस है। क्लन मिस्टर आजिक से कहता है, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वेल्च को एक बुक मिली थी जो कि किसी एंटीगोनस फैमिली की थी, फोर्ट ईपोच से। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैं अपने जॉब ढूंढने के काम में लग गया। इसी कारण से मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। मिस्टर आजिक कहता है, एंटीगोन्स, ये नाम कहीं पर सुना सुना लग रहा है, लेकिन जितनी भी कोशिश करूं याद ही नहीं आता। कौन इन दोनों से कहता है, अगर आप दोनों को उस बुक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज मुझे लेटर के जरिए बता देना। प्रोफेसर कोहेन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर बता देंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन बाहर होता है और वेल्च और नाया की न्यूज पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से कर्न को फील होता है कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जैसे ही कर्न मुड़कर देखता है वहां पर कोई नहीं होता। कर्न अपने मन में कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कोई ना कोई तो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है ट्रांसमिग्रेशन या फिर लक एनहांसमेंट रिचुअल के कारण मेरा सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग हो गया है? दोस्तों, ट्रांसमिग्रेशन उसी चीज को बोलते हैं अगर किसी की भी सोल किसी दूसरे बंदे की बॉडी में चली जाती है। क्लन को कोई भी आइडिया नहीं होता कि इसके ऊपर कौन नजर रख रहा है। इसी कारण से तांगे की मदद से क्लन एवरनाइट गॉडेस चर्च में चला जाता है, क्योंकि अगर क्लन फिलहाल में अपने घर या फिर नाइट हॉक्स के पास चला जाता है तो उन लोगों की लोकेशन रिवील हो सकती है। जैसे ही क्लन चर्च के अंदर एंटर होता है, चर्च का फादर किसी की स्टोरी सुना रहा होता है। चर्च का फादर कहता है उनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही खाने के लिए खाना। उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, इसी कारण से वह पत्थरों के बीच रहते थे। क्लन अपने मन में कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वह फीलिंग गायब हो चुकी है कि कोई मुझे देख रहा है। थोड़ी देर बाद यहां का एक बंदा क्लन से कहता है, बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो? क्लन कहता है, मैं यहां पर मिस्टर डन स्मिथ के लिए आया हूं क्योंकि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ऐसा कहते हुए क्लन अपना नाइट हॉक्स का बैच भी दिखा देता है। सामने वाला बंदा कहता है, बाहर जाकर सीधे हाथ तरफ मुड़ना और आगे बढ़ते रहना जब तक कोई एंड ना आ जाए। तुम्हें वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा मिलेगा। जैसे तुम अंदर एंटर होगे, बाकी का रास्ता कोई तुम्हें दिखा देगा। क्लन ऐसा ही करता है और एक बंदे से मिलता है जो कि क्लन को चाइनीज गेट तक पहुंचा देता है। इसके बाद क्लन अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर वह रोजेन से मिलता है। रोजेन कहती है, क्लन तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्लन कहता है, मुझे कैप्टन से बात करनी है। क्लन फटाक से डन से मिलता है और बताता है कोई मुझे फॉलो कर रहा था। डन कहता है, तुम यहां पर चर्च के रास्ते से आए हो है ना? क्लन कहता है, हाँ। डन सोचते हुए कहता है, हो सकता है जो भी हमने रिपोर्ट वेल्स के फादर को दी है वेल्स की डेथ के बारे में, उस बात पर उन्हें विश्वास ना हो। उन्होंने कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और यह बात उस नोटबुक से जुड़ी भी हो सकती है। क्लन कहता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? डन कहता है, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ और अपना काम करो। तुम फ्रीली जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन किसी को शक ना हो। क्लन कहता है, ठीक है। अगले सीन में क्लन बाहर होता है और अपने मन में कहता है, जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकला वो फीलिंग वापस आने लग गई है। आखिर उस बंदे ने मुझे चर्च के अंदर फॉलो क्यों नहीं किया? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, फॉलो करने वाले इस बंदे की कोई डार्क हिस्ट्री होगी। चर्च के बिशप से जरूर से इसे डर लग रहा है, इसके पास जरूर से बियॉन्डर पावर्स है। मुझे यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यह कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हो सकता है। यही सब सोचते हुए क्लन एक शूटिंग क्लब के सामने पहुंच जाता है। क्लन इसके अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तक क्लन यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करता है और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है उसे वो वाली फीलिंग वापस आने लग जाती है। लेकिन इस बार क्लन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपने घर वापस चला जाता है। घर जाते के साथ ही क्लन को अपने सामने दिखाई देता है बेंसन, जिससे कि क्लन गुड आफ्टरनून कहता है। बेंसन एक स्माइल के साथ कहता है, गुड आफ्टरनून क्लन, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? क्लन कहता है, बहुत घटिया। अगर मैं सच कहूं, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। उससे पहले ही मेरी जॉब लग गई, जहां से मुझे हर हफ्ते 3 पाउंड मिलेंगे। हम लोग साथ में सोच सकते हैं इससे बेटर जगह जाने के लिए। बेंसन कहता है, तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे एकदम पेरेंट्स की तरह फीलिंग आ रही है, जैसे कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। आते के साथ से इतनी अच्छी खबर सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना अपन इस इवनिंग को सेलिब्रेट करें? क्यों ना हम थोड़ा सा बीफ खरीद के लाएं? क्लन कहता है, हाँ अच्छा है, चलो चलकर सामान खरीद लाते हैं।
जो कि लगभग 3 सौली का होने वाला है। वैसे 1 पाउंड 20 सौली होता है और 1 सौली 12 पेस। ये करेंसी सिस्टम कितना ज्यादा बेकार है। बेंसन कहता है, हाँ सही कहा। करेंसी के प्रॉपर सिस्टम के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन कुछ बंदरों के पास है ही नहीं। अगले सीन में अपन देखते हैं, ये तीनों एक साथ कहते हैं, प्रेस द लेडी। ये तीनों बढ़िया सी पार्टी कर रहे होते हैं। बेंसन कहता है, क्लन तुम्हारी कुकिंग तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। ये खाना तो मेरी कंपनी के खाने से भी ज्यादा डिलीशियस है। क्लन कहता है, मेरी मानो तुम्हें पुडिंग सबसे पहले खानी चाहिए। अगर तुम लास्ट में खाओगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। मेलिसा कहती है, नहीं ये बहुत टेस्टी है, पहले खाओ या बाद में। इसके बाद ये तीनों भाई बहन मिस्टर फ्रैंकी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मिस्टर फ्रैंकी वह इंसान है जिनकी जगह पर ये तीनों रह रहे हैं। ये रेंट का घर है। शांति से ये तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अपन कर्न को देखते हैं। अचानक से कर्न के सपने में डन आ जाता है और कहता है, तुम्हारे रूम में कोई घुस चुका है। फटाक से अपनी रिवॉल्वर उठाओ और उसे हॉल की तरफ भगा देना। बाकी काम संभाल लेंगे। कर्न कहता है, ठीक है, और बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलता है। कर्न के रूम में सचमुच में कोई बंदा आ चुका है। कर्न इस बंदे की पीठ पर गन लगा देता है और कहता है, अपने हाथ ऊपर करो और धीरे से पीछे मुड़ो। मैं तो थोड़ा सा डरपोक टाइप का हूं। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गलती से ट्रिगर दब सकता है। जैसे ही ये बंदा पीछे मुड़ता है, कर्न अपने मन में कहता है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे कोई शिकारी जानवर देख रहा है। अगर मैं एक कदम भी गलत चल देता हूं तो ये मुझे फाड़ कर टुकड़ों टुकड़ों में अलग कर देगा। कन इस बंदे से कहता है, एकदम शांति से बाहर चलना, कोई भी डिस्टर्ब ना हो पाए। इसके बाद ये बंदा जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, ये चकमा देकर यहां से भागने लग जाता है। तभी अचानक से यहां पर डन आ जाता है, जो कि सिचुएशन को संभाल लेता है और ये बंदा भी नीचे गिर जाता है। शायद से डन ने बेहोश किया है। भगदड़ के कारण बेंसन की नींद खुलने वाली होती है, लेकिन डन अपनी पावर से उसे वापस सुला देता है। डन कहता है, अब सब कुछ काबू में है। कर्न कहता है, कैप्टन क्या आप इस इंसान को जानते हो? डन कहता है, ये इंसान एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसका नाम है सीक्रेट ऑर्डर। फोर्ट ईप्च की जो एंटिगोन्स फैमिली की नोटबुक है वो इन्हीं लोगों की थी। इन्हीं लोगों की लापरवाही के कारण से वो बुक मार्केट में चली गई और वेल्च के हाथों लग गई। इस वक्त हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है। अगर वो बुक ज्यादा जरूरी नहीं होगी तो ये लोग उसका पीछा छोड़ देंगे। कर्न कहता है, लेकिन अगर वो बुक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी निकली तब क्या होगा? डन कहता है, हम लोग सीक्रेट ऑर्डर के बारे में बहुत कम जानते हैं और आज रात की ये सक्सेस तुम्हारे कारण हुई है। हम लोग इसे तुम्हारा योगदान मानेंगे। ये तुम्हारे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम बियॉन्डर बनना चाहते हो, है ना? हालांकि अभी के टाइम पर तुम्हें कोई इनकम्प्लीट सीक्वेंस ही मिलेगा जो कि शुरुआती है। फाइनली दोस्तों, अब ये बंदा बियॉन्डर बनने के बहुत करीब है, यानी कि बनने ही वाला है, मान के चलो। कर्न खुश होकर कहता है, मेरे पास सीक्वेंसेस के क्या क्या ऑप्शन है? डन कहता है, स्लीपलेस को मिलाकर एवरनाइट गॉडेस चर्च के पास 3 और पोशन फार्मूलास हैं। पहले का नाम है मिस्ट्री प्रायर, जिसकी मदद से तुम सीक्रेट्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरे का नाम है कोब्स कलेक्टर, जिसकी मदद से लाशों से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट से तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा। साथ ही साथ कुछ हद तक तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाएगी और कुछ इविल स्पिरिट्स को भी देख पाओगे। इसके बाद तीसरा पोर्शन, जिसका नाम है सीयर। इस पोर्शन की मदद से तुम एस्ट्रोमेंसी, कार्टोमेसी और कुछ और स्किल्स भी सीख सकते हो। दोस्तों, इन दोनों स्किल्स की मदद से फ्यूचर देखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेरट कार्ड वाली ट्रिक की तरह। सीयर नाम सुनते ही क्लन अपने मन में कहता है, यह नाम तो एम्परर रोजेल की डायरी में भी लिखा था। मिस्ट्री नॉलेज की बात की जाए, सीयर पोर्शन मिस्ट्री प्रायर पोर्शन से बेटर है, लेकिन सीयर पोर्शन में कॉम्बैटिबिलिटीज बहुत कम होती हैं और इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस 9 का सिर्फ सीयर ही मौजूद है। मैं नहीं जानता इसके अलावा होली चर्च के पास कोई और सीक्वेंस है या नहीं है। कर्न अपने मन में कहता है, लो सीक्वेंस वाले बियॉन्डर्स की जो ये एबिलिटीज है, ये एबिलिटीज किसी वेपन वाले दुश्मन के खिलाफ ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन मेरा तो इनमें से किसी से भी काम हो जाएगा। डैन कहता है, तुम अपना डिसीजन मुझे मंडे तक बता सकते हो। क्लन कहता है, ठीक है। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन अपने रूम में बैठा होता है और घर देख रहा होता है। एक घर ऐसा होता है जिसमें 6 रूम्स होते हैं, 2 बालकनी और एक प्राइवेट लॉन और गार्डन भी, जिसका हर हफ्ते का किराया है 1 पाउंड 6 सौली, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा है। बेंसन कहता है, ऐसा कोई घर हमारा फ्यूचर गोल है। मेलिसा कहती है, क्यों ना हम कोई वर्किंग क्लास घर देखें।
कौन कहता है हाँ, काफी सारी हाउसिंग कंपनीज हैं जो कि गरीबों की मदद करती हैं, लेकिन उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे कि तुम्हें वैक्सीनेटेड होना रहता है, बारी बारी से तुम्हें पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी पड़ती है, और इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि तुम कचरे तो नहीं हो। आखिर कोई इतना ज्यादा गरीब इंसान अपने आप को वैक्सीन कैसे लगवा सकता है? वैसे लोगों के पास स्टेबल इनकम भी नहीं होती, और वह अपने किराए के घर को किराए पर भी नहीं चढ़ा सकते। गरीब अपनी पूरी ताकत सिर्फ सरवाइव करने में लगा देते हैं, तो फिर वह ऐसे रूल्स को फॉलो करने के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे? ये सब सुनकर मेलिसा कहती है, तो शायद इसीलिए जब जेनी की फैमिली लोअर स्ट्रीट में चली गई, उसने मुझे खुद से मिलने से मना कर दिया। क्लन कहता है, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आज की अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है नया घर देखना। अगले सीन में अपन देखते हैं, ये तीनों चले जाते हैं और एक हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी वाला घर देखते हैं। इस तरीके की कंपनीज गरीबों की मदद के लिए होती हैं, जहां पर घर कम किराए में मिल जाता है। ये तीनों एक बढ़िया सा घर देखते हैं जिसका किराया होता है 1300 प्रति वीक। अचानक से क्लन कहता है, अगर इसी वक्त हमें इस घर को खरीदना ही हो तो हमें कितने पैसे देने पड़ सकते हैं? यह बंदा इस घर की कीमत बताता है, जो कि है 850 पाउंड, जो कि इस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। और वैसे भी ये लोग इन घरों को बेचते नहीं हैं, सिर्फ किराए पर ही लोगों को देते हैं। क्लन 850 पाउंड सुनते ही अपने मन में कैलकुलेशन करने लग जाता है। कैलकुलेशन का रिजल्ट आया होता है, सब कुछ मैनेज करते हुए ये लोग मात्र 29 सालों में ये घर खरीद सकते हैं। बेंसन और मेलिसा को ये घर बहुत पसंद आया होता है, जिसके अंदर 2 बाथरूम्स, 4 से ज्यादा रूम, हॉल और बाकी बेसिक सुविधा होती है। लेकिन इन दोनों का रिएक्शन बहुत ही एब्वियस होता है। खन दिमाग चलाकर बार्गेनिंग करता है, जिससे कि अब वीकली रेंट 1200 है, फर्नीचर यूज करने के बदले में 3 पेंस और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 पाउंड। फाइनली अब इन बेचारों के पास बेटर घर आ चुका है, जिससे कि ये लोग काफी खुश हैं। ये वाला दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन कन अपने ऑफिस चला जाता है। रोजन कहती है, गुड मॉर्निंग कन, क्या ऐसे मौसम में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही ऐसे कपड़ों के साथ? क्लन कहता है, स्टाइल के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, और अपने मन में कहता है, यह स्टाइल मुझे पूरे 8 पाउंड की पड़ी है। इसके बाद क्लन फटाक से डन के पास चला जाता है। डन कहता है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। क्लन कहता है, हाँ, मैंने चुना है सीयर। यह पोर्शन वही हो सकता है जो कि रोजेल गस्टा ने चुना था। यह बंदा अपने सीनियर के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। इस वाले पोर्शन की मदद से यह डिवाइनेशन कर सकता है, फ्यूचर वगैरह देख सकता है। लेकिन सवाल है कैसे? डन कहता है, तुम्हें एक बार पता होना चाहिए, जो कुछ भी तुमने चुना है वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्लन कहता है, ठीक है, मैं समझता हूं। डन कहता है, ठीक है, मेरे पीछे आओ। क्लन फॉलो करते हुए कहता है, कैप्टन, आपने बताया था पोशन की मदद से मुझे सिर्फ सीखने की एबिलिटी मिलेगी, ना कि नॉलेज। अगर सचमुच में ऐसी बात है तो मुझे मिस्टिकल नॉलेज कहां से मिलेगा? डन कहता है, पहला रास्ता यह खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और रिजल्ट्स को बेटर करना पड़ता है। दूसरा रास्ता है नॉलेज भगवान से मिल सकता है। और तीसरा रास्ता है, जब भी कोई इंसान पोषण लेता है उसके कानों में आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं जिसमें मिस्टिकल नॉलेज होता है। लेकिन जितना कि मैं जानता हूं, जितने भी लोगों को आवाजें लंबे समय तक आती रहती हैं, वे पागल हो जाते हैं। क्लन अपने मन में कहता है, जब भी मैं लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करता हूं, मेरे कानों में भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो क्या उनसे भी यही हो सकता है? डन क्लन को अल्केमी रूम के अंदर जाने के लिए कहता है, जहां पर नील मौजूद है, और नील ही क्लन के लिए सीयर पोशन बनाने वाला है। डन कहता है, भले ही तुम बियॉन्डर बनने वाले हो, लेकिन तुम ऑफिशियल मेंबर नहीं हो, जिससे कि तुम्हें पहले की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। क्लन अपने मन में कहता है, मुझे किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सैलरी बढ़ जाती तो मजा ही आ जाता। डन कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। हम लोगों ने सीक्रेट ऑर्डर के बारे में पता किया। वो लोग थोड़े शांत हो चुके हैं और हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना। इसके बाद खन अल्केमी रूम के अंदर एंटर हो जाता है, जो कि दिखने में एकदम केमिस्ट्री लैब की तरह है। यहां पर नील सीयर पोशन बनाते हुए खन को बताता है, जितने भी पोशन सीक्वेंस 7 से नीचे होते हैं, उन्हें बनाने के लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स डालते जाओ। किसी भी तरीके की रिचुअल या फिर चैंटिंग्स नहीं करनी पड़ती है। सीयर पोशन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 13 बूंद नाइट वैनिला डालना पड़ता है। फिर 7 गोल्ड मिंट की पत्तियां,
3 बूंद हेमलॉक जूस का पॉइजन और 9 ग्राम ड्रैगन ब्लड ग्रास का पाउडर। इतने सामान से ही कर्ण को खुशबू आने लग जाती है कि कुछ तो जादुई चीज पक रही है। नील कहता है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऐसी चीजें मिलाई हैं जिनके कम ज्यादा होने पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आने वाली चीजों को एकदम सटीकता से मिलाना पड़ता है, जो कि है स्क्विड बर्ड और स्टिलर एक्वा क्रिस्टल। अगर ये चीजें थोड़ी भी ज्यादा डल जाती हैं तो इससे तुम मारे भी जा सकते हो। ये सब कहते हुए कर्ण का सियर पोशन तैयार हो जाता है। कर्ण कहता है, अब क्या मुझे इसे ऐसे ही पीना होगा? नील कहता है, अरे नहीं मुंडे, अगर तुम चाहो तो पहले पैग मार लो और नाच गाना कर लो। कर्ण कहता है, बहुत ही घटिया मजाक, मन तो कर रहा है इसे एक पंच लगा दूं। नील कहता है, ज्यादा हेजिटेट मत हो। हेजिटेट होने से यह अब्सॉर्प्शन में नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। ऐसा सुनते ही कर्ण फटाक से इस पोशन को पी जाता है और पीते ही कर्ण के कानों में हॉर्नेनेसेसिस और फ्लग्रिया सुनाई देता है। नील कहता है, तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है ना? और ऐसी चीजें सुनाई दे रही हैं जो कि पहले नहीं सुनाई दे रही थी। कर्ण कहता है, मिस्टर नील अब सही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? नील कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा पूरा ध्यान किसी एक नॉर्मल चीज पर लगाओ। कर्ण अपना पूरा का पूरा ध्यान एक टोपी के ऊपर लगाता है, जिससे कि कर्ण को नॉर्मल फील होने लग जाता है। नील कहता है, एक बार अपनी आंखों को देखो। कांग्रेचुलेशन, अब से तुम एक सीयर और एक बियॉन्डर हो। जिस तरह से तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो चुका है, अब इसका मतलब तुम्हारी पावर्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। जब तुम कोगिटेट और मेडिटेट करना सीख जाओगे, तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी। क्लन कहता है, मिस्टर नील, मैं कोगिटेशन कब सीख सकता हूं? नील कहता है, अभी इसी वक्त तक किसी भी चीज को इमेजिन करो जो कि कोगिटेशन की पहली स्टेप है। अब उन्हीं चीजों को ऐसी चीजों से रिप्लेस कर दो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। क्लन अपने मन में कहता है, आखिर ये गोले जैसी चीजें क्या थीं? क्या ये मेरी कोगिटेशन की वजह से बनी थीं? नील कहता है, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारी कोगिटेशन अच्छे से आगे बढ़ी। अब मैं तुम्हें एक ऐसी एबिलिटी सिखाऊंगा जो कि है तो सिंपल लेकिन बहुत ही काम की है, जिसका नाम है स्पिरिट विजन। अपनी इंडेक्स फिंगर्स को अपनी आंखों के सामने करो, लेकिन उन्हें टच मत होने देना। अब अपने विजन को हाथों के पीछे फोकस करो और अपनी फिंगर्स को धीरे से मूव करना। क्या तुम अपनी उंगलियों के बीच में कलर देख पा रहे हो? बहुत बढ़िया। यह स्पिरिट विजन की पहली स्टेप है। इसे स्टेबल रखने की कोशिश करो। तब तक मैं तुम्हें बताता हूं अलग अलग कलर्स का मतलब क्या होता है। मिस्टिक स्टडी कहती है, इंसान का जो नॉन फिजिकल पार्ट होता है उसे 4 लेवल्स में बांटा गया है, जिनके नाम है स्पिरिट बॉडी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड और चौथा ईथर बॉडी। जो कलर तुम देख पा रहे हो वो ईथर बॉडी का है। एक हेल्दी इंसान की बॉडी बैलेंस होती है जो कि व्हाइट कलर से घिरी होती है। हेल्दी इंसान का सिर ऑर्बन पर्पल कलर का दिखाई देता है। गला और नर्वस सिस्टम ब्लू कलर का दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम येलो कलर हार्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑरेंज कलर का दिखाई देता है और बाकी बहे हुए बॉडी पार्ट्स यानी कि लिम्स लाल कलर के दिखाई देते हैं। अगर इनमें से किसी का भी कलर बदला हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब उस इंसान का वो वाला हिस्सा बीमार है। नील को देखकर क्लन अपने मन में कहता है, हेड के पर्पल कलर को छोड़कर इनकी पूरी बॉडी का कलर डीम दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं? तभी अचानक से क्लन को नील के पीछे 2 आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर क्लन घबरा जाता है। आपके पीछे 2 आंखें हैं। नील कहता है, चिंता मत करो, ये रिचुअल का नतीजा है। क्लन पूछता है, क्या किसी मरे हुए क्रिएचर के बॉडी पार्ट से बनी हुई चीज में भी लाइफ मौजूद हो सकती है? क्लन ऐसा स्पेशली एक डब्बे को देखकर कह रहा होता है। नील कहता है, अगर टेक्निकली कहा जाए तो हाँ, इसी कारण से तो पोशन बनाना सक्सेसफुल हो पाता है और बियॉन्डर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। क्लन कहता है, लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि स्पिरिट्स हर जगह मौजूद होती हैं। अगर वह बात सच है तो मुझे सिर्फ इस डब्बे के अंदर से ही कुछ क्यों फील हो रहा है? नील कहता है, यंगस्टर, इस वक्त हम एवरनाइट गॉडेस चर्च के नीचे खड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम स्पिरिट्स को ऐसा ही खुला छोड़ देंगे? अचानक से कर्ण को आंख के पास दर्द होने लग जाता है और उसे नील के पीछे आत्मा जैसा कुछ दिखाई दे रहा होता है। नील कहता है, यह एक नॉर्मल बात है। तुम अभी अभी बियॉन्डर बने हो और स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करने से बॉडी पर बर्डन पड़ता है, जिससे कि तुम्हें हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। नील के ऐसा कहते ही वो आत्मा जैसा फिगर गायब हो जाता है। अगर तुम्हें स्पिरिट विजन को एफ करना है तो कोगिटेशन का इस्तेमाल करना होगा और खुद से बार बार टर्मिनेट कहना है। फिर जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम्हारा स्पिरिट विजन एफ हो चुका होगा। यह काफी क्लमजी मेथड है,
लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद तुम आसान एक्शन से ही इसे स्विच कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने स्पिरिट विजन को बंद या चालू करना होता है, मैं अपने आईब्रोज के बीच में 2 बार टच करता हूं। हम लोग स्लीपलेस पोर्शन वाले नहीं हैं। इसी कारण से स्पिरिट विजन की थकान मिटाने के लिए हमें आराम करना पड़ता है। आज के लिए हो गया, इसीलिए घर जाकर आराम करो। कल से मैं तुम्हें और चीजें सिखाऊंगा। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक से पीछे डैन आ जाता है। ओल्ड नील ने मुझे बताया तुम कोगिटेशन और स्पिरिट विजन दोनों को ही जल्दी से सीख गए। क्लन कहता है शायद ये एक सीयर की खासियत हो सकती है। डन कहता है याद रखना, क्यूरियोसिटी बिल्लियों की जान ले लेती है और बियॉन्डर्स के साथ भी यही होता है। अगर तुम्हें कोई आवाज या चीज ऐसी दिखाई दे जो कि तुम्हारे लिए नहीं हो, तो उसे इन्वेस्टिगेट मत करना, इग्नोर कर देना। क्लन कहता है ठीक है कैप्टन, समझ गया। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन अपने घर पहुंच जाता है, नए घर में। आज तो मैं बहुत थक गया और आज मंडे है, गैदरिंग का दिन। अच्छा हुआ मैंने टाइम मिस नहीं किया। क्लन के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन मीटिंग में होता है जस्टिस और हैंगमैन के साथ। जस्टिस कहती है मिस्टर फूल, मिस्टर हैंगमैन, गुड आफ्टरनून। क्लन अपने मन में कहता है क्या इस लड़की को डर नहीं लग रहा है कि मैं बुरा इंसान भी हो सकता हूं? अरे हाँ, स्पिरिट विजन का इस्तेमाल मैं इन दोनों के ऊपर करके देखता हूं। जस्टिस काफी खुश और एक्साइटेड है। ये लड़की पूरी तरीके से जिंदा दिल है, शांत और चौकन्ना है, इसे किसी बात की राहत मिली है। लेकिन ये क्या? ये तो हैंगमैन का एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। ये बंदा भी एक बियॉन्डर है और नील से ज्यादा ताकतवर। जस्टिस कहती है मिस्टर हैंगमैन, क्या आपको गोस्ट सार्क का ब्लड मिल चुका है? हैंगमैन कहता है हाँ, थैंक यू वेरी मच। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं अब तुम्हें स्पेक्टेटर पोशन का फार्मूला बता देता हूं। हैंगमैन सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देता है। फिर एकदम आखिरी में कहता है एक बात जरूर याद रखना, पोशंस के नाम सिंबॉलिक होते हैं और पोशन पीने के बाद कोगिटेशन की प्रैक्टिस करते रहना। तभी जाकर तुम उस पोशन की ताकत को खोज पाओगी और हासिल कर पाओगी। अचानक से क्लन बीच में कहता है हासिल नहीं करना, डाइजेस्ट करना है और खोजना नहीं है, काम करना है। और पोशंस के नाम सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि वो पोशन की ताकत को दर्शाते हैं। यह सुनकर हैंगमैन गहरी सोच में चला जाता है। फिर कहता है मिस्टर फूल, आपका धन्यवाद। आपकी बात मुझे पूरी तरह से समझ तो नहीं आई है, लेकिन मुझे हिंट मिल चुकी है जिससे कि काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। क्लन अपने मन में कहता है मुझे तो रोजेल गस्ता के इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता, लेकिन इससे कुछ तो समझ में आ गया है। क्लन कहता है मेरी तरफ से ये एडवांस पेमेंट है। जस्टिस कहती है मिस्टर फूल क्या बदले में कुछ चाहते हैं? क्लन कहता है हाँ, मुझे रोजेल गस्ता की डायरी के पेजेस चाहिए। अगर एक भी हुआ तो भी चलेगा। जस्टिस कहती है मैंने सुना है एम्परर की डायरी अजीब शब्दों से लिखी है जिन्हें कि सिर्फ वो ही पढ़ सकते हैं। हैंगमैन अपने मन में कहता है आखिर ये कंफर्म कैसे करेगा कि वो एम्परर की ही डायरी के पेजेस हैं? क्या ऐसा हो सकता है इसने फिगर आउट कर लिया हो कि उन सिंबल्स को कैसे पढ़ा जा सकता है? कन अपने मन में कहता है बेचारे लोग, इनमें से किसी को भी चाइनीज नहीं पढ़नी आती है। क्लन इन दोनों से कहता है किसी भी एक चीज के बारे में सोचो और यह मान के चलो तुम्हें उसे बहुत जल्दीबाजी में लिखना है। ये पेन पेपर लो और उसे लिखने लग जाओ। जस्टिस कहती है ठीक है। ये क्या, ये पेन तो अपने आप हिल रही है। मिस्टर फूल, क्या आप मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं? क्लन कहता है नहीं, मैंने बस प्रोसेस को आसान कर दिया है। जब तक तुम लोग नहीं चाहोगे पेपर पर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से तुम्हें रोजेल की डायरी के सिंबल्स को सिर्फ याद रखना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। हैंगमैन कहता है मिस जस्टिस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम स्पेक्टेटर बन जाओगी तुम्हारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक स्पेक्टेटर के लिए दुनिया नाटक की तरह होती है। अगर तुम साइड में खड़े खड़े लोगों को देखती रहोगी तो तुम्हें उनके विचारों का एक्सेस मिल जाएगा। जस्टिस कहती है ठीक है मिस्टर हैगमैन, आपका बहुत 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 धन्यवाद। क्लन अपने मन में कहता है एक स्पेक्टेटर का काम ऑडियंस की तरह न्यूट्रल होकर देखना होता है। जिस एक्टिंग का नाम एम्परर रोजेल ने लिया था, कहीं ये वही तो नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे भी सीयर की तरह एक्ट करना है ताकि मेरा पोषण धीरे धीरे डाइजेस्ट हो पाए? जस्टिस कहती है मिस्टर फूल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके पास एम्परर रोजेल की डायरी के ज्यादा से ज्यादा पेज पहुंच सके। क्लन कहता है जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम मुझे ज्यादा पेजेस दोगी तो मैं भी तुम्हें ज्यादा बड़ा इनाम दूंगा। दोस्तों, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहां पर किस इनाम और पेमेंट की बात हो रही है, तो वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा पेमेंट है।
जैसे जैसे क्लन को पेजेस मिलते रहेंगे, वैसे वैसे क्लन के पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी और उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन वो इन गरीबों में बांट देगा। क्लन कहता है, अब मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम कैजुअल बातें कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक न्यूज़ है, सीक्रेट अर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटीगोनस फैमिली की बुक को खो दिया है। हैंगमैन कहता है, एक ऐसी नोटबुक जो कि एंटीगोनस फैमिली की है। मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूं कि अब एवरनाइट गॉडेस चर्च इस न्यूज़ के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा। जस्टिस कहती है, तुम क्यूरियस क्यों हो और एवरनाइट गॉडेस चर्च का इससे क्या लेना देना। हैंडमैन कहता है, वेल जो एंटीगोनस फैमिली है उसे चौथे पोज के दौरान एवरनाइट गॉडेस चर्च ने ही डिस्ट्रॉय किया था। यह सुनकर कर्न अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है वो नोटबुक्स नाइट हॉक्स के लिए जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुझे बियॉन्डर बनाने का मेन रीजन यही होगा कि वे किसी भी हालत में उस नोटबुक को ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद जस्टिस भी अपनी साइड से एक न्यूज सुनाती है। बेलम के स्टर्न कोस्ट पर एक हार का सामना हुआ है। इसी कारण से किंग काफी ज्यादा टेंशन में है। उन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट का कुछ भी काम सही नहीं है। जब भी रूलिंग पार्टी चेंज होती है या बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से चेंज कर दिया जाता है, छोटे से लगाकर बड़े तक। यह सिस्टम बहुत ही बेकार है, लेकिन इससे बेहतर सिस्टम भी तो नहीं है। यह सुनकर कन अपने मन में कहता है, क्या एम्परर रोजेल ने सिविल सर्विस सिस्टम इन्वेंट नहीं किया है? जरूर से ऐसा हो सकता है कि एम्परर रोजेल ने अपना पूरा ध्यान किसी और जरूरी जगह पर लगाया हो। कन जस्टिस से कहता है, इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। जितनी भी एग्जामिनेशंस लोगों के लिए खुली है उन्हें बंद कर दो। कुछ बेस्ट लोगों के पास ही अधिकार होना चाहिए गवर्नमेंट में किसी को भर्ती करने के लिए। पॉलिटिकल पोजीशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पार्टी इलेक्शन जीते। एग्जामिनेशंस एक से लगाकर 3 सालों में सिर्फ एक बार होनी चाहिए ताकि टाइम पर स्टाफ भी बदलता रहे और रूलिंग पार्टी कौन है मैटर नहीं करेगा। ऐसा करने से इलेक्शंस के दौरान भी किंगडम का काम नहीं रुकेगा और लगातार चलता रहेगा। जस्टिस खुशी होकर कहती है, यह तो एक ऐसा आइडिया लग रहा है जो कि सचमुच में काम कर सकता है। मिस्टर फूल, आप जरूर से एक बड़े इंसान हैं जिन्हें अपनी लाइफ का काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज है। क्लन अपने मन में कहता है, अगर जस्टिस मेरे इस आइडिया को प्रमोट करती है तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जस्टिस की असली आइडेंटिटी क्या है। क्लन को इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। इस लड़की का नाम है ओड्रे होल, जो कि शायद से एक नोबल वगैरह है। क्लन कहता है, आज की गैदरिंग यहीं पर खत्म होती है। अगले सीन में अपन देखते हैं, क्लन अपने घर पर होता है। उस ग्रे फॉग में आना जाना और खुद का एस्ट्रल प्रोजेक्शन होना थोड़ा अजीब फील होता है। लगता है अब मेरे पास और भी ज्यादा ताकत आ चुकी है जिससे कि मैं वहां के और भी क्रिम्सन स्टार्स को टच कर सकता हूं। क्या मुझे किसी और इंसान को भी वहां पर समन करना चाहिए? क्लन के ऐसा कहते ही ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात कर लेते हैं। भाई लोगों, ऐसा फील हो रहा है कि इस वाली सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और किसी और बढ़िया सीरीज को पकड़ना चाहिए।